बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम शुरू करते हैं फिर लेक्चर आज का। आज हमारा होगा कोर्स के हवाले से लेक्चर नंबर 3। इसमें हम अभी तक जितने भी एस्पेक्ट्स देख रहे थे उसमें हमने देखा कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या क्या मेथडोलॉजीज होती हैं, स्क्रम वगैरह के थ्रू सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप हो रहा होता है। पुरानी मेथडोलॉजीज क्या थी, स्क्रम एजाइल डेवलपमेंट ने आके हमें क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए, और फिर उन बेनिफिट्स के साथ हमने रिलेट करना शुरू किया कि साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और इस तरह की मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिक्योरिटीज कैसे हमारे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की किसी एफर्ट के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं। और हमने किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हुए, ऑडिट करते हुए, उसकी कोई वल्नरेबिलिटीज एनालिसिस करते हुए किन किन एस्पेक्ट्स का ख्याल रखना होता है, या किस किस तरह से हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये हमारा सॉफ्टवेयर एक सिक्योर सॉफ्टवेयर की तारीफ पे पूरा उतरता है या नहीं। उसी हवाले से हम देखेंगे कि कंप्लायंस रिक्वायरमेंट क्या चीज़ें होती हैं। ये एक अलग एस्पेक्ट है। इससे पहले हम देख रहे थे वो चीज़ें जो कि एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के हवाले से इम्पेक्ट कर रही होती थी हमारे प्रोसेसिंग को। अब हम उन एस्पेक्ट्स को आज के डे में देखेंगे कि जो कि एक्सटर्नल टू आवर सॉफ्टवेयर हैं, बट उनका एक बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट आता है हमारे सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के हवाले से। इसके अंदर जो सबसे पहला एस्पेक्ट है वो है रेगुलेशंस एंड कंप्लाइंस के हवाले से आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इंश्योर कर रहा हो। रेगुलेशन एंड कंप्लाइंस का क्या मतलब है? देखिए, हर मुल्क में, हर एरिया में, हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे अगर हम कॉमसेट्स की बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होंगे जिनको हर स्टूडेंट ने, हर फैकल्टी मेंबर ने, हर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसने फॉलो करना होता है। ठीक है। और वो रूल फिर हर एक के लिए कुछ बाउंड्रीज मुतय्यन कर रहे होंगे। जैसे स्टूडेंट्स ने इन चीज़ों को फॉलो करना है, फैकल्टी वालों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है। अम, इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक बैंक की, तो बैंक जब ऑपरेट कर रहा होगा तो जाहिर है अब आजकल के तो सारे बैंक डिजिटल है, तो उनके कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी चल रहे होते हैं। ठीक है। अब बैंक सारे ऑपरेट होते हैं लाइक स्टेट बैंक के रूल्स के अगेंस्ट। तो स्टेट बैंक ने कुछ रूल मुतय्यन किए होंगे कि पाकिस्तान में जो भी बैंक काम करेगा वो इन इन रूल्स को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है। फिर उसके बाद जब बैंक्स हैं वो मुख्तलिफ तरह से डिजिटल सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। जैसे उन्होंने प्लास्टिक और वर्चुअल कार्ड्स दिए हुए होते हैं आपको कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, या एक अब वर्चुअल कार्ड्स भी आना शुरू हो गए हैं। अब वो जो कार्ड के हवाले से मैनेजमेंट है, मे बी उसके लिए भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हों। ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व हैं, चाहे उसके बनाने में, चाहे उसकी ऑडिटिंग करने में, जो कि इस तरह की किसी एरिया में फॉल कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर के ऊपर कौन कौन से रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस है जिनको फुलफिल करना, जिनको फॉलो करना आपके उस सॉफ्टवेयर के लिए जरूरी है। ठीक है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस कंप्लाइंस के मुरतकब नहीं हो रहे होंगे, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी पड़ सकती है, आपके ऊपर कोई फाइन पड़ सकता है, आपका इवन सिस्टम जो है वो कर हो सकता है कि उसको ना किया जाए। इसी तरह से आपकी फंक्शनैलिटी के अलावा कुछ ऐसे रेगुलेशंस भी होते हैं जो कि आपके किसी पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से फॉलन हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड के हवाले से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है। तो अगर आपका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो लाइक मनी ट्रांजैक्शंस को डील कर रहा है, और कोई एक रेगुलेशन है फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान से पैसा डायरेक्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे इंडिया को नहीं भिजवाया जा सकता, या इंडिया से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन पाकिस्तान को नहीं हो सकती, तो ऐसी सूरत हाल में आपने अपने सॉफ्टवेयर में ही कैपेबिलिटीज भी डालनी होंगी कि वो इस तरह के चेक रखे कि वो जितने भी जो आपके ऊपर रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस या रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपका सॉफ्टवेयर फुलफिल कर रहा हो। अगर हम बैंक की एग्जांपल लें तो जब भी वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होना शुरू होगी तो आपके सिस्टम को चेक करना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो एज पर पाकिस्तान गवर्नमेंट के रूल्स के बैन है, वहां से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। ठीक है। और क्या ये जो ट्रांजैक्शन अगर हो रही है, क्या
ये किसी उन सोर्स कंट्रीज से या उन डेस्टिनेशन कंट्रीज में तो नहीं जा रही है ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है। अगर जा रही है तो ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर उसको डिक्लाइन कर देगा। ठीक है। इसी तरह मिजान बैंक जो है एक इस्लामिक बैंक है, और वो एक बाकायदा शरिया कंप्लाइंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उनकी जो मैनेजमेंट में ऊपर जो शरिया से रिलेटेड बोर्ड बैठा हुआ है, उसने उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि मिजान बैंक की जो फैसिलिटीज हैं, जो भी हैं ये मनी वाली, ट्रांसफर वाली, वो किसी भी गैर इस्लामी प्रोडक्ट की परचेज की पेमेंट के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो उन्होंने कुछ इस तरह के चेक्स लगाए हुए हैं कि आप सर्टेन काइंड ऑफ सर्विसेज की अगर पेमेंट यूजिंग मिजान बैंक के किसी कार्ड के करना चाहें तो डिक्लाइन कर देता है। उसकी रीजन ये होती है कि उनका एक अपना रेगुलेशन है कि जिसको फॉलो करते हैं कि हम इस तरह की सर्विसेज के अगेंस्ट ये वाला काम नहीं कर सकते। अभी जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं कि कुछ उनके अपने बनाए हुए हैं, कुछ इंडस्ट्री के बनाए हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनका हम छोटा सा एक ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहली चीज आती है सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स, कि जिनको हमारे सॉफ्टवेयर को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मली किसी इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट हुए होते हैं या एक इंडस्ट्री की आउटकम होती है, इंडस्ट्री वाइज वो चल रहे होते हैं। ठीक है। अगर हम यही बैंकिंग वाली एग्जांपल को लेके चलें तो सबसे जो एक मशहूर स्टैंडर्ड है जो फिनटेक कंपनीज के लिए है और उन कंपनीज के लिए जो कि कार्ड्स वगैरह के हवाले से मनी ट्रांसफर मैनेज कर रही होती हैं, वो है पीसीआई डीएसएस का स्टैंडर्ड। तो ऐसी तमाम कंपनियां जिन्होंने, अब आपको पता है कि दुनिया में शायद 3-4 मेजर कंपनीज हैं जो कि ये कार्ड की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्रांजैक्शन का नेटवर्क प्रोवाइड कर रही होती है, जिसमें वीजा है, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, एक चाइना की है, और इसी तरह से। तो आप अगर वीजा के पास जाएं और आप कहें कि हमारा एक बैंक है पाकिस्तान में, XYZ बैंक है, और हम अपने सारिफिन को कार्ड की सर्विसेज देना चाहते हैं, तो आप हमें वो अलाउ करें। तो वो कहेंगे ओके फाइन, आप पहले अपना पीसीआई डीएसएस का ऑडिट करवाएं और उसकी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करें। और वो हर साल आपको दोबारा करवाना भी पड़ता है। तो जिस साल में या जब भी आप ये सर्विस देना चाहेंगे तो आपको पीसीआई डीएसएस कंप्लाइंट होना आपके बैंक को जरूरी है। अगर नहीं होगा या किसी सब्सीक्वेंट मुकाम पे जाके आपकी वो कंप्लाइंस फेल आना शुरू होती है, तो आप पहले वार्निंग और फिर उसके बाद आपकी सर्विसेज कट ऑफ वाले उसमें चली जाएंगी। ठीक है ना। इसी तरह अगर आप हेल्थ साइट के ऊपर डील कर रहे हैं, आपकी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हम एग्जांपल ले लें, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, तो उनका एक मरबूत किस्म का पेशेंट मैनेजमेंट का निज़ाम है। तो उनके ऊपर लाइक हिपा और हाईटेक ये ऐसे दो रूल्स हैं जो कि हेल्थ इंडस्ट्री के हवाले से डाटा की प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए कुछ गवर्नेंस की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिनको आपको फॉलो करना और फुलफिल करना जरूरी होता है। इसी तरह खिदमत। तो अब ये सारे सिक्योरिटी के इस तरह के स्टैंडर्ड है, जिनमें से कुछ होंगे जो कि रेगुलेटरी होंगे या गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड होंगे, उनको हम आगे जाके देखेंगे। भी हम देखते हैं इसमें से जो स्टैंडर्ड वाला एरिया है वो कौन सा है। स्टैंडर्ड में जो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, या हम थोड़ा सा और मुहित कर देते हैं इसको, फोकस कर देते हैं सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के हवाले से, जो स्टैंडर्ड हैं उसमें जो सबसे बड़ी वेल नॉन ऑर्गेनाइजेशन जो इस हवाले से स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रही होती है वो है आईएसओ। ठीक है। आईएसओ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। ये यूएस गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही होती है। और इसके इस हवाले से वैसे तो उनके इतने ज्यादा डिफाइंड किस्म के इनके स्टैंडर्ड्स हैं कि इवन एक ग्लूकोमीटर होता है जो कि आपकी ये शुगर चेक करने के काम आता है। ठीक है। तो इसमें भी आपको पता है कि अगर आपका वो ठीक नहीं है और आपको वो रीडिंग ठीक नहीं दे रहा, तो फॉर एग्जाम्पल आपकी शुगर है 150 है बट वो आपको 120 बता रहा है, या आपकी शुगर 120 और वो 150 बता रहा है, तो उसकी वजह से अगर आप उल्टी सीधी मेडिकेशन कर लें उस वैल्यू को देखते हुए, तो आपकी जान को भी खतरा लाक हो सकता है। तो इवन आईएसओ का एक स्टैंडर्ड उस ग्लूकोमीटर के हवाले से भी बना हुआ है कि अगर आप अपना, एक कंपनी ग्लूकोमीटर बनाती है तो वो उस स्टैंडर्ड को अगर फॉलो करती है, तो इट मींस कि उसकी जो रीडिंग्स है वो मोर रिलायबल होंगी और मोर परसिस्टेंट होंगी। और अगर आप अभी करते हैं चेक को फिर 5 मिनट के बाद दोबारा करते हैं, तो उसकी रीडिंग में बड़ा माइनर सा फर्क है। ठीक है। मतलब इस लेवल तक भी उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स डिफाइन हुए हैं आईएसओ के अंदर। लेकिन उस अम्ब्रेला में से जो हमारे ज्यादा काम के स्टैंडर्ड हैं वो दो होंगे, एक जेटीसी है और एक 27,000 की सीरीज है। ये हमारे सामने कुछ स्टैंडर्ड्स जो हमारे सॉफ्टवेयर के हवाले से अप्लाई हो रहे होते हैं, उनकी एक लिस्ट दी हुई है।
और साथ उसकी थोड़ी सी डिटेल दी हुई है। ठीक है। अभी हम इसको जाहिर है एक वन लाइनर्स आगे लिखे हुए हैं जो कि एक थोड़ा सा वेल डिस्क्रिप्टिव किस्म की आपको आइडिया दे देंगे, तो आप इसको देख लेगा। इसी तरह आईएसओ 27000 सीरीज जो है वो बहुत एक मशहूर सीरीज है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इस्तेमाल होती है। तो ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर है अगर वो किसी जगह पे इंप्लीमेंट हुआ हुआ है और वहाँ पे आईएसएमएस इंप्लीमेंटेड है, तो उसका एक बड़ा सारा एरिया जो है आपके उस सॉफ्टवेयर के ऊपर भी फोकस कर रहा होगा कंप्लाइंस के लिए। तो आईएसओ के 27000 सीरीज के बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, जिनमें से फिर आप देखेंगे कि ये हमारे वाले इन्वायरमेंट में, हमारे वाले सिनेरियो में कौन कौन से इसमें से कोई चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने इनको फुलफिल करना है, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि हम कंपिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, जिसमें पीसीआई डीएसएस है, वो तो आपको फुलफिल करनी ही करनी है। लेकिन ये भी हो सकता है कि बिलफर्ज दो बैंक हैं, वो दोनों सर्विसेज दे रहे हैं। अब दोनों का चूंकि बिजनेस ओरिएंटेड उनकी नेचर है, उनकी कोशिश होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है ना वो गेन करें। तो अगर दो बैंक्स हैं और एक कस्टमर है, वो इस बैंक में अपना अकाउंट खोलता है या उस बैंक में अकाउंट खोलता है, उसके लिए जाहिर है जो बैंक उसको ज्यादा फैसिलिटेट कर रहा होगा उस हवाले से वो जाएगा। तो अगर हमारी और आपकी तरह का कोई बंदा होगा जो अपने डाटा के हवाले से कॉन्शियस होगा, और एक बैंक आपको बताता है कि जी मैं फॉर एग्जाम्पल आईएसओ के एक्स वाई जेड स्टैंडर्ड को की कंप्लाइंस कर रहा होता हूँ, और मैं आपके डाटा को ज्यादा सिक्योरली और ज्यादा सेफली हैंडल कर लूंगा, और आपका जो पैसा मेरे पास पड़ा है वो ज्यादा सिक्योर है, तो ऑटोमेटिकली आप शायद उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है। तो इस हवाले से बाज ऑर्गेनाइजेशन उसको खुद से भी चूज कर लेती है कि ओके फाइन, हम कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए हम आईएसओ की सर्टिफिकेशन करवा लेते हैं। ठीक है। फिर इसमें से जो लिस्ट थी उसमें से हम दो तीन जो मेजर है उनको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है। इसमें से एक था आईएसओ 15408, जो कि है कॉमन क्राइटेरिया। कॉमन क्राइटेरिया बेसिकली एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या एक एरिया ऑफ द आपकी फंक्शनैलिटी कह लें कि जैसे बैंकिंग है वो फिनटेक की एरिया में आ जाता है। ठीक है। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया के हवाले से आ जाएगा। आप इवन सॉफ्टवेयर में ले लें तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी होगी। ठीक है। तो उसके लिए कुछ कॉमन क्राइटेरियाज बने होंगे जो कि इस आईएसओ 15408 के अंडर आ रहे होंगे। ठीक है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर का एक पूरा इनका कॉमन क्राइटेरिया होगा, तो आप ये चेक करेंगे, या आप जब अपने सिस्टम को इस कॉमन क्राइटेरिया की कंप्लाइंस के लिए भिजवाएंगे तो उस पर चेक करेंगे कि ये उसमें से किस लेवल की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है आपका सॉफ्टवेयर, और अकॉर्डिंगली फिर वो आपको उसके मुताबिक लेवल का सर्टिफिकेट दे देंगे। इसके अंदर जो मेजर चीज होती हैं वो, या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, वो हैं टारगेट ऑफ एवेल्यूएशन। ये बेसिकली आपकी प्रोडक्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और अब आप उसकी कॉमन क्राइटेरिया से कंप्लाइंस करवा रहे हैं, तो जो टारगेट ऑफ एवेल्यूएशन है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, जो आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था। अच्छा, जो सिक्योरिटी टारगेट्स हैं वो आपके बेसिकली जो टारगेट ऑफ वैल्यूएशन है उसकी सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज होंगी कि इसके अंदर एक्चुअली सिक्योरिटी के हवाले से आपने क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट की हुई हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन प्रोफाइल, एक्चुअली वो रिक्वायरमेंट होगी जो कि आपके सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट चेक की जाएंगी कि क्या ये फॉर एग्जांपल 10 15 20 उन प्रोटेक्शन प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट्स को ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये जो पहली चीज और दूसरी चीज है ये तो कॉमन होगी, जो तीसरी चीज है ना ये एरिया टू एरिया वेरी करेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपकी प्रोटेक्शन प्रोफाइल कुछ और होगी, आपका ये जो बैंकिंग का निज़ाम है सारा जिसमें मनी ट्रांसफर हो रही है, इसके सॉफ्टवेयर के लिए प्रोटेक्शन प्रोफाइल कुछ और होगी। ठीक है। अगर आपकी कोई फायरवॉल आप बना रहे हैं, फायरवॉल के अंदर भी तो एक्चुअली कोड ही होता है ना, है तो सारा सॉफ्टवेयर ही है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोफाइल कुछ और होगी, बट आपने किसी ना किसी प्रोटेक्शन प्रोफाइल को फॉलो या फुलफिल करना होगा। ठीक है। और ये बेसिकली आपके उस क्लेम को कि आपका सॉफ्टवेयर कितना कॉमन क्राइटेरिया के किस लेवल के ऊपर मीट कर रहा है रिक्वायरमेंट को, वो फुलफिल करेगा। इसमें क्या होता है कि इन्होंने ना 7 एक तरह के लेवल्स बनाए हुए हैं अपने कॉमन क्राइटेरिया के। ठीक है। कि आपने फॉर एग्जांपल कहा कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, फाइन, तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले की प्रोटेक्शन प्रोफाइल सेलेक्ट कर ली। तो उसमें लिखा होगा कि अगर हमारी इस प्रोटेक्शन प्रोफाइल में फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल 100 के करीब रिक्वायरमेंट्स हैं कि जिनको आपने फुलफिल करना है, उसमें से जो 10 रिक्वायरमेंट्स हैं वो लेवल 1 की हैं, अ, अगली 10 रिक्वायरमेंट जो है वो लेवल 2 की है, और इसी तरह सो ऑन।
ठीक है। तो आप जितनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते जाएंगे किसी एक बैच की, तो आपका वो लेवल अचीव होता चला जाएगा। जो लेवल वन है इसके अंदर वो सबसे कम तरीन सिक्योरिटी के हवाले से कंसीडर होता है लेवल, और सेवन कंसीडर होता है कि आपका ये मोस्ट कंप्लाइंस सॉफ्टवेयर है कॉमन क्राइटेरिया के हवाले से। इसमें जो लेवल वन की रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है आपकी, कि आपका सॉफ्टवेयर जो क्लेम कर रहा था, जो रिक्वायरमेंट या जो फंक्शनैलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर स्ट्रक्चर के हवाले से, फिर वो जो आपने उसकी प्रोग्रामिंग और उसको बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने में और मैनेज करने में जो मेथडोलॉजीज इख्तियार की हैं वो किस हद तक स्टैंडर्ड के करीब तरीन है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चले जाएं तो उसी तरह से वो बढ़ते बढ़ते इवन आपको पता है कि एक फॉर्मल वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग का भी प्रोसेस होता है कि स्टेट्स डायग्राम बनती हैं किसी सॉफ्टवेयर की, और देन आप देखते हैं कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक सॉफ्टवेयर का कोई कंपोनेंट जा रहा है तो वो फेल सेफ स्टेट में जा रहा है, जो इंटेंडेड स्टेट है उसमें जा रहा है, या किसी फेलियर की स्टेट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस हवाले से आपने फॉर्मली भी उसको मैथमेटिकली या और भी उसके डिफरेंट फॉर्मल वेरिफिकेशन के सिस्टम्स होते हैं, उस लेवल के ऊपर भी जाके सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है, और अगर ये चीजें फुलफिल कर रहा हो तो आपको EL7 मिलता है, ठीक है। नॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होती है वो EL3 एंड 4 तक को टारगेट करती हैं। उससे ज्यादा फिर जो होता है वो काफी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, तो एक कंसिडरेशन ये भी आती है कि क्या आपके सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के हवाले से इतनी वर्थ है कि उसको इतने लेवल के ऊपर पैसे लगा के और टेस्टिंग करवा के इसको कंप्लाइन करवाया जाए। एनीवे, एक और आईएसओ का स्टैंडर्ड जो है कि 9126, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्वालिटी को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। क्वालिटी के हवाले से ये जो स्टैंडर्ड है ये आपके सॉफ्टवेयर की इन चीजों को देख रहा होता है, किन किन को, फंक्शनैलिटी को, रिलायबिलिटी को, यूजिबिलिटी को, एफिशिएंसी को, मेंटेनेबिलिटी को और पोर्टेबिलिटी को। तो इन एस्पेक्ट्स के हवाले से स्टैंडर्ड के अंदर कुछ टर्म्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड हैं जिसके अगेंस्ट आपका सॉफ्टवेयर चेक होता है, और चेक होने के बाद ऑटोमेटिकली उसको कंप्लाइंस सर्टिफिकेट दिया जाता है या चेक कर दिया जाता है। अच्छा, ये सारी चीजें जाहिर है अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे हैं, ऑडिटिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त तो आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, उसके अगेंस्ट सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और एक सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, आप किसी डेवलपमेंट टीम की साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स का पार्ट है, तो फिर आपको वो सॉफ्टवेयर बनाते हुए इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के अंडरस्टैंड करके उस डिजाइन टाइम में इन चीजों को इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा डेवलपर से, सो दैट कि जिस वक्त वो आपका सॉफ्टवेयर बन जाए तो आपको फिर इसकी कंप्लाइंस लेने के लिए दोबारा से उसके अंदर मॉडिफिकेशन या पैचिंग ना करवानी पड़े। डिजाइन टाइम पे आप उन सारी बातों का ख्याल रख लें कि जिस वक्त आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है आपको पता से। इसी तरह जो तो कॉमन सॉफ्टवेयर हैं वो तो एक नॉर्मल तरीके से बनते हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स जनरेट होती हैं, देन उसकी बेस पे उसका एनालिसिस होता है, डिजाइन बनता है और आगे चले जाते हैं। लेकिन जो कम्प्लेक्स नेचर के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका स्कोप काफी वाइड होता है, हम उसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं, कोई डिफेंस के सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, लेकिन हम उसको कॉमन ही रखते हैं, हम बैंकिंग का सिस्टम ले लेते हैं। तो बैंकिंग के सिस्टम के लिए भी चूंकि इंटरनेशनली और नेशनल लेवल के ऊपर ये ऑपरेट हो रहा होता है, तो आपकी फिर ना सिस्टम इंजीनियरिंग पहले की जाती है, मतलब सिस्टम इंजीनियरिंग की मेथडोलॉजीज यूज होते हुए आपके सॉफ्टवेयर को पहले उन सारे एस्पेक्ट से गुजारा जाता है, उन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है, और देन उसकी कोडिंग, डिप्लॉयमेंट, इम्प्लीमेंटेशन वाला फेज आता है, ठीक है। तो उसके हवाले से जो सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से जो उसका लाइफ साइकिल का प्रोसेस है वो सारा डिस्क्राइब हुआ हुआ है 12207 के स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। कि आपने अगर इतने किसी बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए आपने किन किन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। इसी तरह एक और एस्पेक्ट होता है प्रोसेस असेसमेंट का। अब बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर, और वो भी बिजनेस सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर, कुछ भी नहीं होता सवाए इसके कि कोई एक प्रोसेस होगा जो कि फिजिकल लाइफ में अकर हो रहा होगा और आपने उसको डिजिटाइज कर दिया, ठीक है। अटेंडेंस थी, तो पहले जमाने में आप अटेंडेंस किसी रजिस्टर पे लगती होगी, किसी पेपर पे लगती होगी, इसी तरह से होता था ना। तो जब एक सॉफ्टवेयर आ गया यहाँ पे, इस यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्रामर बैठे हुए थे उन्होंने उस प्रोसेस को डिजिटाइज कर दिया। तो उन्होंने एक इंटरफेस दे दिया, उसमें जितने स्टूडेंट थे उनके नाम आगे आगे बटन दे दिए, जो प्रेजेंट है उसको प्रेजेंट वाले बटन पे क्लिक कर दिया, जो एब्सेंट है। तो बेसिकली एक नॉर्मल मैनुअल प्रोसेस था जिसको डिजिटाइज कर दिया गया। आप लोग पैसे बैंक से निकलवाते थे पुराने जमाने में, जब ये डिजिटाइजेशन नहीं होती थी, लोग जाते थे, वो एक चेक होता था उनके पास, तो चेक बुक में अपनी अमाउंट लिख के वो बैंक के कैशियर को देते थे, और बैंक का कैशियर उसको वेरीफाई करने के बाद कि आपके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं, और आप वही हैं जिसका अकाउंट है, और आपके सिग्नेचर या कुछ और वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपको पैसे देता था। तो एक नॉर्मल प्रोसेस था दुनिया में जो चल रहा था।
तो डिजिटाइजेशन या सॉफ्टवेयर डेवलपर ने क्या किया, इसको डिजिटाइज कर दिया। उन्होंने कहा ओके, चेक की जगह हम एक ऐसी चीज देते हैं इनको, उन्होंने एक आपको कार्ड दे दिया। वो जो सिग्नेचर वेरिफिकेशन होती है जिससे पता चलता था ये बंदा वही है, उसके लिए उन्होंने आपका पिन नंबर और कार्ड अगर आपके पास है वो दोनों आपको इशू है। अगर जाहिर है आपके पास ही कार्ड है तो फिर आप ही हैं। और अगर कार्ड आपका गुम जाता है तब भी वो जो पिन नंबर है वो तो सिर्फ आपको ही पता है। तो अगर पिन भी सही डल रहा है और कार्ड भी वही है तो इसका मतलब है आप ही है। तो उन्होंने आपको वेरीफाई कर लिया। तो वो काम जो पहले एक बैंक का कैशियर कर रहा होता था वो बेसिकली किसने कर लिया, आपकी उस एटीएम मशीन ने आपको वेरीफाई कर लिया। ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस ही की डिजिटाइजेशन हो रही होती है कि दुनिया में प्रोसेस होगा, वो चल रहा होगा, उसके अंदर कुछ कमी कुताही होगी, उसको दूर करने के लिए, उसको मजीद एफिशिएंट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको डिजिटाइज कर दिया, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से आईएसओ 33001 जो है ये आपके इसको देख रहा होता है। इसके अलावा ये साथ रिलेट करता है या बेस करता है 12207 को भी और 15504 को भी। और ये सारे मिलकर आपके जो सॉफ्टवेयर के हवाले से प्रोसेस की कैपेबिलिटीज हैं उनको मयर करने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इसके भी इसी तरह से लेवल हैं जिस तरह से पहले कॉमन क्राइटेरिया के लेवल थे। ठीक है। और इसके अंदर जब आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल किसी स्टेज पे नहीं होता तो वो आईएसओ 33001 में जीरो लेवल पे कंसीडर होता है। ठीक है। फिर ग्रेजुअली जूं जूं आप इसको अपने सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट की मेथडोलॉजीज को मजीद इंप्रूव करते चले जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसेस, तो वो आपका लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। एट द एंड आपके लेवल 5 तक पहुंच जाता है। ठीक है। अच्छा, ये थी सारी आईएसओ की बात चल रही थी। अब सेकंड एक और जो नेशनल थी लेकिन अब इंटरनेशनल हो गई है ऑर्गेनाइजेशन, जो इसी स्टैंडर्ड के हवाले से काम कर रही होती थी और उसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है साइबर सिक्योरिटी के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स की इवॉल्वमेंट में। लेकिन उनको स्टैंडर्ड नहीं कहते, कुछ और कहते हैं। अ, वो है निस्ट। निस्ट बेसिकली यूएसए की एक फेडरल एजेंसी है जिसको इनिशियली ये मैंडेट दिया गया था कि आपने यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट के जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं उनको एक स्टैंडर्ड के ऊपर लेकर आना है और उनके अंदर से फ्लॉज को कम से कम करना है ताकि वो साइबर सिक्योर हो जाए। ठीक है। और ग्रेजुअली उनका जो काम था वो जब मजीद एक्सपेंड होना शुरू हुआ तो उनकी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ओपनली अवेलेबल कर दी कि ठीक है, हमारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं यूएस की उनके लिए तो मैंडेटरी है कि वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें, फॉलो करें, लेकिन अगर इनसे कोई और भी फायदा उठाना चाहता है तो वो भी उठा ले। ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से इनके दो एस्पेक्ट्स चल रहे होते हैं। एक होती हैं फिप्स के स्टैंडर्ड हैं इनके, या फिप्स हैं। ठीक है। फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड्स। और कुछ है इनकी स्पेशल पब्लिकेशन। तो बेसिकली ये दो तरह से अपने काम की आउटकम दे रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ जो है वो मैंडेटरी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट है कि यूएस गवर्नमेंट के जितने भी फेडरल इंफॉर्मेशन सिस्टम चल रहे हैं, चाहे वो डिफेंस का है, चाहे उसकी गवर्नमेंट का है, चाहे फाइनेंस का है, चाहे कॉमर्स का है, एक्स वाई जेड जिस मर्जी एरिया का है, उसने उन फिफ्थ के स्टैंडर्ड को अगर उसकी डोमेन में लाई करते हैं तो फॉलो करना ही करना है, फुलफिल करना ही करना है। ठीक है। और इसके साथ कुछ इनके जो फिफ्थ के स्टैंडर्ड होते हैं उनके साथ कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी जुड़ी होती हैं कि कुछ एक्ट्स भी होते हैं जो कहते हैं कि आपने इस चीज को इंश्योर करना है। उस एक्ट्स को फिर कोई फिफ्थ का कोई स्टैंडर्ड फुलफिल कर रहा होगा कि ओके, रूल नंबर या रेगुलेशन नंबर या एक्ट नंबर, एक्ट से मुराद है जो उनका गवर्नमेंट एक्ट होता है, नंबर एक्स वाई जेड की ये रिक्वायरमेंट थी और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है फिप्स का एक्स वाई जेड स्टैंडर्ड। ठीक है। तो जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन पे ये एक्ट अप्लाई होता है उन वो सारी अगर फिप्स का ये वाला स्टैंडर्ड अपने हाँ इंप्लीमेंट कर ले तो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है। दूसरी है इनकी स्पेशल पब्लिकेशन या एसपी। और इसके अंदर भी जो साइबर सिक्योरिटी की 800 की सीरीज है वो सबसे ज्यादा यूज भी हो रही है और मशहूर भी है। ठीक है। और ये जो मुख्तलिफ पब्लिकेशन हैं ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को मैनेज कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, फिप्स का जो 200 नंबर स्टैंडर्ड है ये बताता है मिनिमम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट फॉर फेडरल इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम्स ना, कि जहां पे भी यूएसए में कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम इंप्लीमेंट होगा तो उसने एटलीस्ट फिप्स 200 के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं उनको उसने हर हाल में फुलफिल करना ही करना है। अगर वो नहीं करेगा तो वो नॉन कंप्लाइंट आ रहा होगा तो वो फिर एक खास टाइम के बाद वो ऑपरेट करना उसको या तो बंद करना पड़ेगा या फिर उसको अपने आप को कंप्लाई करना पड़ेगा। उन वो जो ऑब्जर्वेशन रेज हुई हुई हैं जो नॉन कंप्लाइंसेज है उनको रिमूव करना पड़ेगा। इसी तरह से फिर फिप्स 199 है। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे फिप्स 197 है
तो बेसिकली ये एईएस है जो बड़ा मशहूर एक इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम है। तो एक्चुअली वो फिप्स के इस स्टैंडर्ड के अंडर आ रहा होता है। तो अगर आपने एईएस की टोटली वर्किंग कैसे वो काम करता है देखनी हो, वैसे तो उसके एईएस कितने भी काफी सारी डिटेल अवेलेबल होती हैं, लेकिन आप उसको फिप्स 197 पढ़ लें तो वो पूरे का पूरा आपको मिल। तो अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो बेसिकली इंक्रिप्ट करके देता है डाटा को, ठीक है, और आप समझते हैं कि या तो इसका कस्टमर यूएस गवर्नमेंट हो सकती है, यूएस गवर्नमेंट ने इसको यूज करना है, या आप चाहते हैं कि यार मेरा ये सॉफ्टवेयर इस लेवल का हो कि मैं कह सकूं कि यार ये तो यूएस गवर्नमेंट के फलां स्टैंडर्ड को भी फॉलो करता है, तो आपने फिफ्थ 197 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो सॉफ्टवेयर है वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरह से फिर एसपी, मतलब नीचे आप लिस्ट चले जाएं तो उसके अंदर एसपी के कुछ रूल्स हैं, जिस तरह से एसपी 800-53 है थर्ड लास्ट, वो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंट्रोल्स फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्पेशल पब्लिकेशन कुछ इस तरह के कंट्रोल्स डिस्कस कर रही होती है जो कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट कर दें तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को इन्हेंस कर देगी और उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को इंश्योर कर लेगी, ठीक है। तो इस तरह से काफी सारे हैं। निस्ट का जो इंडस्ट्री में सबसे मशहूर तरीन और ज्यादा वाइडली यूज एडॉप्टेड इम्प्लीमेंटेड सिस्टम है वो है आरएमएफ, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है। इसकी जो स्पेशल पब्लिकेशन नंबर है वो है SP 800-39, और ये आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन के हवाले से या इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से जो रिस्क हैं डिफरेंट तरह के, उनकी मैनेजमेंट कैसे आपने करनी है उसके लिए एक 6 स्टेप्स का एक साइकिल प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि सबसे पहले तो अपने सिस्टम को कैटेगराइज करते हैं, फिर आप देखते हैं कि इस सिस्टम की जो कैटेगराइजेशन है, लाइक इसमें जो इंफॉर्मेशन मैनेज हो रही है वो सीक्रेट लेवल की है, रेस्ट्रिक्टेड लेवल की है, पब्लिक लेवल की है, उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ अपने कंट्रोल सेलेक्ट करते हैं, उन कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करने के बाद आप असेसमेंट करते हैं कि क्या इस सिस्टम के अंदर ये कंट्रोल इंप्लीमेंट होने से जो जो मेरे सिस्टम को थ्रेट्स थे, क्या वो थ्रेट्स काउंटर हो गए या नहीं हो गए, ठीक है, उनका रिस्क कम हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक सिस्टम है जो कि ऑनलाइन है, तो इस पे खतरा है कि कोई भी अटैकर उसके ऊपर डिनाइल ऑफ सर्विस का अटैक कर सकता है, ठीक है। तो आपने अपने असेस कर लिया और वो सिस्टम आपने कैटेगराइज किया, तो आपको पता चला कि बड़ा क्रिटिकल है, आपके काम के लिए जरूरी है। तो फिर आपने कुछ कंट्रोल्स लगाए, सेलेक्ट किए और उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल आपने सर्विस ले ली किसी ऐसी कंपनी की जो कि आपको एक तरह की हाई अवेलेबिलिटी की सर्विस दे रहा होगा, ठीक है। तो आप चले गए क्लाउडफ्लेयर के पास, तो आपने क्लाउडफ्लेयर की सर्विस इंप्लीमेंट कर ली अपने पास। उसके बाद आपने रीअसेसमेंट की कि क्या ये क्लाउडफ्लेयर के पास जाने से अब मेरे ऊपर जो डिनाइल ऑफ सर्विस का अटैक आता है तो क्या मैं उससे सिक्योर हो गया हूं कि नहीं हो गया। अगर तो हो गए तो वेरी वेल, लेकिन देन फिर आप मॉनिटरिंग स्टेज पे चले जाएंगे कि आप उस सिक्योरिटी कंट्रोल को फिर मॉनिटर करते रहेंगे कि स्टिल कोई ऐसा अटैक आ सकता है जो इवन क्लाउडफ्लेयर की रिक्वायरमेंट्स को भी पार कर जाए और आपके सिस्टम को फिर भी अनअवेलेबल कर दे, ठीक है। या हो सकता है कि आपका पैकेज इस तरह का हो कि फॉर एग्जाम्पल वो आपको जो आपने सर्विस ली है 500 मेगाबिट पर सेकंड तक के डिनाइल ऑफ सर्विस की ली हुई है, अगर आपके ऊपर 1 गीगाबिट पर सेकंड का आ जाता है तो ऑटोमेटिकली क्लाउडफ्लेयर की जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो आपको 500 मेगाबिट पर सेकंड के डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक तक की प्रोटेक्शन दे रहा होगा। तो ऐसी सूरत हाल में आपने उसकी मॉनिटरिंग भी करते रहना है कि किसी वक्त कोई कंट्रोल फेल भी हो सकता है। तो उसके हवाले से फिर आपने दोबारा से उसको कैटेगराइज, एनालाइज, फिर सिलेक्शन, तो एक एक साइकिल की फॉर्म में ये प्रोसेस चलता रहेगा आपके। यहां तक कोई सवाल है किसी बच्चे का? दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, क्योंकि हर स्टैंडर्ड को यूज और इम्प्लीमेंट करने में खर्चा होगा, या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि आपने इस चीज को कंप्लाई करना ही करना है, या इंडस्ट्री कह रही है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज देनी है तो आपने PCI DSS को इंप्लीमेंट करना ही करना है, तो फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को। अच्छा, उसके बाद ये थी कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स थे कि जैसे निस्ट ने हमें कुछ स्टैंडर्ड्स दिए, जैसे ISO ने हमें कुछ स्टैंडर्ड दिए। कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में इवॉल्व हुए, ठीक है। तो वो एक तरह की, यूं समझ लें कि फर्ज तो नहीं है, बट किसी हद तक नफल और सुन्नत का दर्जा इख्तियार कर गए, ठीक है ना।
क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में फिर वो ऐसी टारगेट से ऐसी चीजों को टारगेट कर रहे होते हैं कि जो कि इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली अगर हो रही होती है कि वो आपके लिए लाजमी बन जाता है कि आप इन चीजों को हैंडल करें ही करें, अगर नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पे नुकसान आएगा। तो इसमें से एक स्टैंडर्ड या एक ऑर्गेनाइजेशन है सेफ कोड के नाम से, ठीक है। तो सेफ कोड अपनी मुख्तलिफ तरह की पब्लिकेशंस आपको देती रहती है इन द फॉर्म ऑफ सम रिक्वायरमेंट या गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड की फॉर्म में, ठीक है। जिस तरह की जो मशहूर सेफ कोड की पब्लिकेशन है उसमें से एक है सॉफ्टवेयर एश्योरेंस एंड ओवरव्यू ऑफ करंट इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब ये आपको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के हवाले से बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने उस डॉक्यूमेंट में दे देगी, ठीक है। तो अगर आप की है फिनटेक की कंपनी है, लाइक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, तो ऑटोमेटिकली जब उस डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे कि ओके दुनिया में जो अच्छे लेवल की फिनटेक कंपनीज हैं वो अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये चीजें फॉलो कर रही है, इस तरह से अपने निज़ाम को चला रही है, तो ऑटोमेटिकली आप पढ़ेंगे तो आप नहीं चाहेंगे कि क्या मतलब एक बैंक है जो कि अमेरिका में या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम कर रहा है, लाइक सिटी बैंक है, तो वो जिस तरह से काम कर रहा है मैं अपने अंदर भी वो चीजें इंप्लीमेंट कर दूं ताकि मेरा लेवल भी, मेरे सिस्टम का लेवल भी वही वाला हो जाए जो कि उनके सिस्टम का सिटी बैंक के। तो वो आप उन चीजों को फॉलो कर लेंगे और फिर आप कहेंगे कि देखिए जी मैं सेफ कोड की उन गाइडलाइंस के ऊपर पूरा पूरा अमल कर रहा हूँ, या मैं फॉर एग्जांपल जिस तरह से सिटी बैंक की जो रिक्वायरमेंट्स या उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो मैंने अपने पास इंप्लीमेंट की हुई है अपने सिस्टम को एक थोड़ा सा प्रेफरेंस देने के लिए, ठीक है। इसी तरह फंडामेंटल प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसका थर्ड एडिशन आ चुका है, ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंटेग्रिटी कंट्रोल्स, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग ट्रेनिंग फॉर योर एम्प्लॉयज एंड सो ऑन। इस तरह से ना इनकी पब्लिकेशंस आती हैं जिनको फिर चूंकि अगर आपने इंडस्ट्री में रहना है तो आप इनको फुलफिल करेंगे तो आपके सिस्टम में बेनिफिट्स आएंगे, आपको ना ऑप्टिमाइज हो जाएगा, थ्रेट्स कम हो जाएंगे, रिस्क कम हो जाएंगे, या कोई एक्स वाई जेड मजीद को बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरह ओएस, ओएस का आप लोगों ने नाम सुना भी होगा अपने पिछले कोर्सेज वगैरह में, कहीं आपने टेस्टिंग वेस्टिंग भी की होगी। तो बेसिकली ओएस भी एक कम्युनिटी फोकस एक ऑर्गेनाइजेशन भी है और उसके कुछ प्रोटोकॉल्स भी हैं, और वो इस सॉफ्टवेयर के हवाले से जो वल्नरेबिलिटीज आ रही होती हैं पूरी दुनिया में उनको वो मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, असेस भी कर रहे होते हैं, उनका इम्पैक्ट भी चेक कर रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट वो अपनी लिस्ट भी शो करते रहते हैं, जिसमें से नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहते हैं कि आप अपनी टॉप 10 वाली अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो वैस की उनको तो वेरीफाई कर लें और अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो उनको आप मिटिगेट कर दें सो दैट आपका सॉफ्टवेयर नुकसान ना उठाए, क्योंकि वो टॉप 10 में वो चीजें आ रही होंगी जो तकरीबन हर सॉफ्टवेयर को जिनसे खतरा होता है, मतलब उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो रही होती है नॉर्मली समहाउ। और प्लस जो आपके हैकर्स होते हैं वो भी सबसे पहले उन्हीं टॉप 10 वाली वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके आपके सॉफ्टवेयर को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो उसके हवाले से उनकी जो लिस्ट है, वैसे अगर आपने बहुत सिक्योर सॉफ्टवेयर बनाया जैसे आप कह रहे थे कि हम वो फलाना स्टैंडर्ड भी कर लें वो भी कर लें, तो बिल फर्ज मैं एज्यूम करता हूं कि उनकी लिस्ट में 200 वल्नरेबिलिटीज शामिल है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप 10 नहीं करें, आप 20 भी कर सकते हैं, आप 200 भी कर सकते हैं, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको उनमें से किस से खतरा है, ठीक है। मतलब आपके सिनेरियो में उन 200 में से कितनी अप्लाई हो रही होती है और उसमें से फिर कितनी को आप सबसे पहले प्रायोरिटाइज करके टॉप 10 को, टॉप 20 को, टॉप 50 को, वो आपकी डिपेंड करता है कि आपकी मर्जी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट कितनी है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस पर कितना बजट खर्च करना चाह रही है, उसके हिसाब से आप उनको वो कर लेते हैं। इसी तरह से मैंने बात की कि पीसीआई जो स्टैंडर्ड है ये बेसिकली पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, पीसीआई स्टैंड फॉर पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री है। ये एक इंडस्ट्री ग्रुप है जो कि आपकी ऐसे रेगुलेशंस बनाता भी है और फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करवाता है वर्ल्ड वाइड, कि जिसकी मदद से जो आपके कार्ड होल्डर का डाटा है वो सिक्योर रह सके, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड डायरेक्टली फॉलो कर रही होती हैं जो भी आपकी वर्ल्ड लेवल की कार्ड वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, और वो फिर इंश्योर भी करवाती हैं कि जो भी कंपनी उनसे सर्विस लेती है वो अपने यहाँ पहले पीसीआई डीएसएस कंप्लाइंट हो, ताकि उनके जितने भी कस्टमर है उनका जो फाइनेंशियल डाटा है वो किसी हैक की सूरत में कंप्रोमाइज ना हो सके। तो उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं जो कि मिलके पीसीआई को बनाते हैं। पहला है डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, दूसरा है पेमेंट ऐप की डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड और तीसरा है पिन ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी ना। ये तीनों मिलते हैं तो आपकी बेसिकली कंप्लाइंस होती है किसकी, ये जो पीसीआई डीएसएस, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहला जो मेन है पीसीआई डीएसएस, वो क्या करता है कि वो आपके जितने भी बैंक्स हैं जब तक वो पीसीआई डीएसएस का एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है उसको फुलफिल नहीं करते कि ओके फाइन हम आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स को मानेंगे, इसके अंदर आपको वो बताएंगे कि आपकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, आपके क्या क्या जरूरी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जो आपने अपने
बैंकिंग के प्रोसेसेस के अंदर इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर, जो भी जहाँ पे भी कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी और उसके बाद वो डाटा जाएगा आएगा, वो कैसे होना चाहिए। फिर आपके सॉफ्टवेयर का डिजाइन कैसा होना चाहिए, उस सॉफ्टवेयर का जो कि उन चीजों को टैकल कर रहा होता है, ये सारे कार्ड की इंफॉर्मेशन को, कि आपने दराज पे गए, दराज पे जाके अपने कार्ड का नंबर डाला, तो वो नंबर आगे कैसे ट्रांसमिट होगा बैंक के पास, फिर बैंक उसको वेरीफाई कैसे करवाएगा एंड यूजर से, अगर आपका 3D सिक्योर सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है। और फिर जब आप उसको वेरीफाई कर देंगे तो वो वापस ट्रांजैक्शन ओके की रिपोर्ट कैसे दराज के पास वापस जाएगी कि जी इतने पैसे इसके कट गए हैं, ठीक है, आप इसको अपनी जो चीज है वो भिजवा सकते हैं। तो पूरा आपको ना एक ब्लू प्रिंट सा उनकी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक वजह भी है। आपको पता है कि मतलब आप ना जिस तरह अब ये पाकिस्तान में चूंकि रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस ज़्यादा सख्त हैं, तो इवन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो आपकी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं वो यूएसए के बैंक के हवाले से ज़्यादा सिक्योर होती हैं, अनलेस आपका फिर इंटरनेशनली एक्टिवेटेड कार्ड हो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इनकी एक टेक्नोलॉजी थी 3DS, 3D सिक्योर ना। अब वो ये करती है, जब ज्यादा कार्ड के हवाले से ये मसले मसाइल शुरू हुए कि आपका कार्ड मुझे मिल गया, आपकी वो जो कोड होता है वो भी मुझे मिल गया, तो मैंने आपके बिहाफ पे खुद ट्रांजैक्शन कर ली ऑनलाइन, तो अब उन्होंने वो 3DS पाकिस्तान में लाजमी इंप्लीमेंट कर दिया। तो होता ही है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने लगते हैं तो आपको एक ओटीपी आ जाता है, ठीक है। और जब तक आप ओटीपी उसमें नहीं डालेंगे, उसका एक खास टाइम होगा, तब तक आपकी ट्रांजैक्शन आगे नहीं जाती। तो इससे ये होता है कि अगर आपका कार्ड का नंबर किसी को पता चल भी गया और आपका वो जो कोड लिखा होता है वो भी किसी को पता चल गया, तो इवन देन रन टाइम पे जनरेट होने वाला ओटीपी तो आपके पास ही आएगा, वो आपके फोन में आएगा। तो एक तो आपको पता भी चल जाएगा कि इसका मतलब है कि मेरा कार्ड का जो नंबर है वो लीक हो चुका है, क्योंकि मुझे ओटीपी आ रहा है, इसका मतलब है किसी ने उसको यूज करने की कोशिश की है। और दूसरी बात है कि जब तक ओटीपी वो बंदा नहीं डालेगा हैकर, तब तक आपकी ट्रांजेक्शन सिक्योर रहेगी। बट चूंकि बाहर वर्ल्ड वाइड इस लेवल के ऊपर ये सभी मुल्कों में ये चीजें इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो आप इसकी जगह अगर अमेजन पे यही वाली ट्रांजेक्शन करें अपने उसी कार्ड से, तो आपको ओटीपी नहीं आएगा, फौरन से ट्रांजेक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको वर्ल्ड लेवल के ऊपर चलाया हुआ है। तो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने इसको थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि उसने कहा नहीं, जो पाकिस्तानी ट्रांजेक्शन हैं वो बैंक जब भी करें तो वो 3DS वाला चैनल इस्तेमाल करते हुए करें। तो वीजा के अंदर ही दो चैनल चल रहे होंगे, एक पुराने वाला स्टैंडर्ड था जिसके अंदर ओटीपी वाला निजाम नहीं था, और वो ये प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि जी मैंने जो ट्रांजैक्शन ये वाली मैं करवानी है, ये मैं 3DS के थ्रू करवाऊंगी, तो वो उसको उस चैनल में भेज देते हैं। वो जब तक ओटीपी वेरीफाई नहीं होता तब तक उसको सिक्योर नहीं करते, ठीक है ना। तो ये एक वर्ल्ड वाइड लेवल की कंप्लाइंस होती है। अब अगर ये सारा सिस्टम, जितनी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी कंपनियां, चाहे वो बैंकिंग चैनल की हैं, वो चाहे कस्टमर्स हैं, और वो चाहे वो हैं जिनको पैसे मिलने हैं, लाइक Amazon.com है या दराज.pk है या कोई भी XYZ जो भी ऑनलाइन, तो ये सब अगर एक स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगी, एग्री नहीं करेंगी, इंप्लीमेंट नहीं करेंगी, तो फिर मसला आना शुरू हो जाएगा ना, कि हो सकता है आप दराज पे ट्रांजेक्शन करें कार्ड से तो वो हो जाए, लेकिन वही ट्रांजेक्शन आप जाके फॉर एग्जांपल जुनेद जमशेद पे वही कार्ड डालें, तो अगर वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे तो वो फिर ट्रांजेक्शन अगर नहीं होगी ना, तो इस हवाले से। दूसरी है कि आपकी पीएडीएसएस की, अब पीएडीएसएस आ जाती है ऐसी रिक्वायरमेंट कि ऐसे सॉफ्टवेयर वेंडर जिन्होंने पेमेंट को वेरीफाई करना होता है, उनके लिए पीएडीएसएस है। पीसीआईडीएसएस आ जाएगा बैंक्स और फिनटेक कंपनीज के लिए जो कि कार्ड ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं। पीएडीएसएस आ जाएगा उनके लिए जो कि रिसीविंग एंड के ऊपर है, तो उन्होंने यूजर से क्रेडिट कार्ड का नंबर लेना है। क्रेडिट कार्ड का नंबर लेने के लिए जो आपकी एंट्री होगी वो कहाँ पे होगी, दराज पे होगी या आपके बैंक पे होगी? है? दराज पे होगी ना, ठीक है। तो अगर हम दराज को कुछ रेगुलेशन के अंडर नहीं लाएंगे, तो हो सकता है कि जो दराज का सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एग्जांपल दे रहा हूँ, या कोई भी XYZ कंपनी है, चलो हम दराज नहीं कहते, तो उस कंपनी का सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करे कि वो जो भी बंदा उधर अपने कार्ड नंबर की डिटेल्स डाल रहा है उसको साथ साथ सेव भी करता रहे। तो उसके पास तो सारे कार्ड की भी लिस्ट आ गई, उनके साथ जो असाइन नाम है, फिर वो जो कोड है, वो तो सारी चीजें उसको मिल जाएंगी ना, ठीक है। तो इसकी वजह से वो किसी बंदे को ये एक्सेस या उस कंपनी को एक्सेस भी नहीं देंगे जब तक वो पीएडीएसएस को कंप्लाई नहीं करती, जिसकी वजह से इंश्योर होगा कि यार कोई वो जो सेलर साइड है वो भी आपके डाटा को मिस यूज या मिस हैंडल ना कर सके, सही है। और देन फिर पीटीएस होगी, और ये पीटीएस जो है ना, ये बेसिकली कार्ड होल्डर डाटा, आपकी पिन, आपका वो जो कोड है, ये कैसे मैनेज होगा और ये कैसे सिक्योर होगा, और ये बिटवीन सेलर एंड बैंक ट्रांसफर कैसे होगा, और वो सारी एक्टिविटीज जो है वो पीटीएस में हैंडल होती है। तो एक बड़ा कंप्रिहेंसिव स्टैंडर्ड है जो कि
मिलकर आपका ये जो पूरा पेमेंट का ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है उसको गवर्न कर रहा होता है। अच्छा, ये थे सारे स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स आप अपनी बेहतरी के लिए, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के लिए या किसी खास सेक्टर की रिक्वायरमेंट के लिए आप मैनेज कर सकते हैं। लाइक अगर आप कार्ड इंडस्ट्री में डील नहीं कर रहे तो, और आप ऐसी अपनी सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें कुछ चार अच्छी बातें लिखी होंगी ना। देखो, अगर पेमेंट कार्ड की इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है और उन्होंने एक नेटवर्क आर्किटेक्चर दिया हुआ है, तो उनको पता है कि अगर ये वाला स्टैंडर्ड किसी हवाले से कंप्रोमाइज होता है तो इससे कई मिलियंस का नुकसान हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इनका बनाया हुआ नेटवर्क आर्किटेक्चर तो बहुत सिक्योर होगा। ऐसा ही है। तो अगर आप एक अपना सिस्टम बना रहे हैं जिसका बैंकिंग से दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है, फाइनेंस से दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी सिक्योरिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको कोई रोक रहा है कि आप पीसीआई डीएसएस का नेटवर्क का स्ट्रक्चर लेके अपने पास इंप्लीमेंट करें? आप कर सकते हैं ना, आपकी मर्जी है, आपकी अपना ख्याल है कि अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं तो एक बड़ा सिक्योर किस्म का एक इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड एक नेटवर्क आर्किटेक्चर अवेलेबल है, तो आप वही वाला ला के अपने वाले में भी डाल लें। सही है। अगर आपके पास पैसे हैं या आप उसको कंप्लाई करना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है, रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं वो एक ऐसी चीज है कि आपका दिल चाह रहा है, नहीं चाह रहा है, आपके पास पैसे हैं, नहीं है, अगर आपने किसी खास सेक्टर में कोई काम करना है तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज या तो आप पेनल्टीज डालेंगे या आपका बिजनेस ही बिल्कुल सफल हो जाएगा। ठीक है, या आपको फाइन्स होंगे या आपको इवन जेल भी हो सकती है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ मशहूर से ऐसे सिक्योरिटी के रेगुलेशंस जो कि ज्यादातर तो ज़ाहिर है बाहरी के बने हुए हैं। ठीक है। और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो इसमें से है एक फिज्मा। ठीक है। अच्छा, फिज्मा जो है ये बेसिकली आपको ये रिक्वायरमेंट देता है, और इसको ज़ाहिर है आगे फिर निस्ट ही डेवलप कर रहा था और उन्होंने इसके अगेंस्ट इसकी कंप्लाइंस डाली है कि आपने अपने आईटी सिस्टम की इन्वेंट्री, आपने अपने इंफॉर्मेशन की कैटेगराइजेशन, इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन सीक्रेट नेचर की है, कौन सी पब्लिक है, कौन सी क्लासिफाइड है, कौन सी रेस्ट्रिक्टेड है, फिर इसके ऊपर कौन कौन से आपने कंट्रोल्स लगाए हैं, उसके बाद आपने रिस्क असेसमेंट करने के बाद, अपनी प्लान्स डेवलप करने के बाद, आप अपने एंड यूजर को ट्रेनिंग, एक पूरा साइकिल है जो कि फिज्मा डील कर रहा होता है। लेकिन चूंकि ये फेडरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक्ट है, इसका जो एप्लीकेशन होती है वो यूएस की फेडरल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो इदारे हैं उन पे इम्प्लीमेंट हो रही होती है। तो हर यूएस के गवर्नमेंट के इदारे पे ये लाजिम है कि वो फिज्मा एक्ट के अगेंस्ट इन जो छह चीजें नीचे दी हुई हैं इनको कंप्लाई करे, और इनको फिर कंप्लाई करने के लिए फिर निस्ट की पब्लिकेशन या स्टैंडर्ड्स हैं फिप्स वाले, जो कि बताते हैं कि आपने किस किस एरिया को किस किस तरह से कंप्लाई करना है, तो आप फिज्मा कंप्लाइंट हो जाएंगे या फिज्मा के रूल को फॉलो करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसका ताल्लुक मेन जो है या तो यूएस के गवर्नमेंट के इदारों से है या उन प्राइवेट एंटिटीज से है जिन्होंने यूएस के किसी सरकारी इदारे से कोई ट्रांजैक्शन या गुफ्तो शरीक या डाटा एक्सचेंज करना हो, तो वो भी फिर उनके रेलेवेंट क्लॉजेस को फुलफिल करेंगे। ठीक है, ये लाजमी है, फिज्मा के एक्ट में लिखा हुआ। इसी तरह से अम, जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो दुनिया में हर जगह होते हैं। तो एक जमाने में यूएस में बहुत सी कॉरपोरेशंस ने किया ये कि उन्होंने पब्लिक मनी को गेन करने के लिए स्टॉक्स वगैरह में, ठीक है, उन्होंने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी उनको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि कंपनी है कि वो नुकसान में जा रही है, बट उसने जो शो किया, उसने अपने जो बैलेंस शीट शो की वो एक्चुअल वाली नहीं शो की, उन्होंने अपने डेप्ट्स या जो उनको नुकसान थे उनको गायब भी कर दिया जो पब्लिक रिलीज हो रही थी। ठीक है। और शो ये किया कि हम तो बड़े मतलब प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जो स्टॉक एक्सचेंज होती है, अगर आप में से किसी को उनका आइडिया है तो ठीक है, नहीं आइडिया तो मैं जस्ट आपको बताती हूँ, तो उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी के स्टॉक में पैसे लगाते हैं। जब वो कंपनी अच्छा एक्सेल करती है, अच्छी प्रोग्रेस शो करती है, तो ऑटोमेटिकली उसके स्टॉक की प्राइस में इजाफा हो जाता है। जब उसके स्टॉक की प्राइस में इजाफा होता है तो जाहिर है जिस बंदे ने वो स्टॉक 100 रुपए का लिया था, अगर वो 150 का हो गया तो उसके तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। प्लस वो जो कंपनियां होती हैं वो अपने शेयर होल्डर को, ये जिन लोगों ने उनके स्टॉक्स लिए होते हैं वो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कहलाते हैं। ठीक है। तो वो उनको साल के आखिर में अगर प्रॉफिट होता है तो वो उनको प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसको फॉर एग्जाम्पल साल के एंड में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ और मार्केट में 1 लाख लोगों ने उसके शेयर लिए हुए थे। ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो कहेगी ओके फाइन, मैं ये 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, तो हर बंदे को 10-10 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है। कुछ लोग होंगे जिन्होंने एक शेयर लिया होगा उनको 10 रुपए मिलेंगे, जिन्होंने 10 शेयर लिए होंगे उसी कंपनी के, मतलब एक बंदा ज्यादा शेयर भी ले सकता है उसको 100 रुपए मिल जाएंगे प्रॉफिट में से। ठीक है।
तो दो तरह के इसमें आपको बेनिफिट्स होते हैं जो लोग स्टॉक परचेज करते हैं। नंबर वन, कि अगर आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है, 10 रुपए की चीज थी 20 रुपए की होगी, तो जब आप उसको बेचेंगे तो आपने कम पैसों की खरीदी थी, ज्यादा की बिकी तो आपको प्रॉफिट आ गया। या आप वो स्टॉक होल्ड कर लेते हैं अपने पास, तो जब उस कंपनी को प्रॉफिट होगा बिजनेस में से, तो वो अपने शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट शेयर करेगी, तो आपको एक्चुअली वो वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक भी आपके पास रहेगा और प्रॉफिट भी आपकी जेब में आ रहा होगा। तो ये इस तरह से चलती है। तो उन्होंने ना अ, कुछ गड़बड़ की और पब्लिक से मनी ली, और बाद में पता चला कि यार ये तो सब झूठ था और ये कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। जब उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल की, तो उन लोगों के, जिन लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुए थे उन कंपनीज में, उनके करोड़ों रुपए डूब भी गए। उसके बाद ये सरबैंस ऑक्सले नाम का एक एक्ट बना, जिसने ये मैंडेटरी कर दिया जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मतलब आपने देखा होगा कंपनियों के नाम होते हैं तो उसमें लिखा होता है, कुछ में प्राइवेट लिमिटेड और कुछ में लिखा होता है पब्लिक लिमिटेड। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम से ये जाहिर होता है कि ये बेसिकली किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रही है, ये पब्लिक की लिमिटेड। ठीक है, मतलब पब्लिक इसके शेयर होल्डर्स हैं, मतलब इसके, मतलब अगर आप पाकिस्तान में, एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, आप वहां जाएं तो जितनी भी पाकिस्तान में पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उन सब के शेयर्स वहां पे बिक रहे होते हैं, सेल हो रहे होते हैं, परचेज हो रहे होते हैं। तो आप अगर उस सॉफ्टवेयर का या उस नेटवर्क का मेंबर बन जाए, तो आप भी अपने पैसे इन्वेस्ट करके कुछ स्टॉक खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं ना। ठीक है, तो ऐसी तमाम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए सरबैन ऑक्सले एक्ट लाया गया कि आपने खास तरह की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ना सिर्फ अपनी पब्लिकली अवेलेबल भी करवानी है, और प्लस ये कि आपने कुछ खास तरह की थर्ड पार्टी फाइनेंशियल ऑडिट्स भी करवाने हैं, सो दैट ये इंश्योर होता रहे कि ये जो अपनी आप स्टॉक के हवाले से या अपनी यूं कह लें कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से डाटा आप दे रहे हैं, इसकी इंटेग्रिटी इंश्योर है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ हुआ, आपने गलत फिगर्स नहीं शो किए हुए, जो आपकी कंपनी की एक्चुअल सूरत हाल है वही आप यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा रहे हैं। इसी तरह जीएलबी है, ग्राम लीच बिलेले एक्ट है। ठीक है, ये भी बेसिकली ये किसको टारगेट कर रहा होता है, ये बेसिकली कंज्यूमर की पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टारगेट कर रहा होता है। जिस तरह वो जो पीसीआई डीएसएस था, वो आपके कार्ड के हवाले से जो डाटा है उसको इंश्योर करता था ना, तो इसका वाइड स्कोप है, थोड़ा सा उससे ज्यादा बड़ा स्कोप है। ये आपकी जितने भी फाइनेंशियल हवाले से इंफॉर्मेशन है, इवन इसमें आपका अकाउंट नंबर भी आ रहा होता है। ठीक है ना, तो इसको ये टारगेट कर रहा होता है, और ये कुछ इस तरह के रेगुलेशन या वो बताता है कि जिसकी मदद से एक तो आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लॉस ना हो, उसका वो किसी अनइंटेंडेड पर्सन के सामने डिस्क्लोज ना हो, नंबर वन। और नंबर टू ये कि आपके जो बेसिकली कोई कोई बंदा आपको स्पूफ ना कर दे, कि ये शो ना कर सके किसी तरीके से कि जी मैं एक्स वाई जेड ही हूँ, और देन वो आपकी बिहाफ के ऊपर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर दे और आपको उसका फाइनेंशियली नुकसान हो जाए। ठीक है, तो इसके हवाले से इसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हेल्थ सेक्टर जो है ना, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा डिजिटाइजेशन है। और पाकिस्तान में तो ये सिस्टम्स नहीं है, लेकिन जो अच्छी कंट्रीज हैं, कनाडा, यूएसए, यूके और इस तरह के बाकी, वहाँ पे जो आपका हेल्थ सेक्टर है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। तो आप की जो बेसिकली मेडिकल की फैसिलिटीज हैं वो आपको थ्रू गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ पुराने जमाने में सरकारी हॉस्पिटल होते थे, तो वहाँ पे ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से वो चीज़ें सारी मैनेज हो रही होती हैं। तो एक बड़ा मजबूत निज़ाम है जिसमें डॉक्टर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फार्मेसी के हवाले से जो एरियाज हैं वो, और इसी तरह जो नर्सिंग या केयर प्रोवाइडर हैं वो, फिर वो जो टेस्टिंग के हवाले से लैब वाला सेटअप है वो, तो ये सारे उसका पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर बिलफर्ज आपको सबसे पहले करना ये होगा, वहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने सबसे पहले अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है, तो आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर रजिस्टर हो जाएंगे। वो आपसे मंथली या ईयरली प्रीमियम लेगी। अब उस साल के अंदर अगर आप बीमार होते हैं तो आप कॉल करेंगे किसी हॉस्पिटल को, वो आपको पहले तो वेरीफाई करेगा कि क्या आप इंश्योरेंस से रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, अगर हैं तो उसके बाद वो आपको टाइम ऑन डेट दे देगा। जब आप वहां जाएंगे वो आपका फिजिकल चेकअप होगा, अगर कोई टेस्ट चाहिए तो वो आपको टेस्ट वाले के लिए रेफर करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद ही आपको डील करेगा। अगर आपको मेडिसिन मिलनी है तो मेडिसिन लेने के लिए आप इस तरह किसी फार्मेसी में नहीं जाएंगे, वो फार्मेसी में आप जाएंगे तो वो, मतलब वो सारी चीजें आप इसमें एक पीछे एक मजबूत निज़ाम के तहत चल रही होंगी, जिसके अगेंस्ट आपका डाटा मुख्तलिफ लोगों के पास या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहा होगा। तो उस सारे डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए दो तरह के एक्ट है, एक हिपा और एक हाईटेक है। ठीक है, तो हिपा स्टैंड्स फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है, और इसी तरह जो हाईटेक है वो है हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक एंड क्लिनिकल हेल्थ एक्ट। ठीक है,
ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो आपका या किसी भी पेशेंट का इस हवाले से डाटा है, हेल्थ के हवाले से रिकॉर्ड्स हैं, वो कंप्रोमाइज ना हो। ठीक है, और वो आपस में सिक्योरली मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन या रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान मूव ऑन होता रहे। फिर उसके बाद तीसरी चीज, जो हेल्थ को हमने देख लिया, फिनटेक और इस तरह से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख लिया। तीसरी चीज है प्राइवेसी, जिसको आजकल के दौर में बड़ी अहमियत दी जा रही होती है कि आपकी जो प्राइवेसी है किसी पर्सन की, वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अब आप अपने बारे में इतना ज्यादा डाटा ऑनलाइन डिजिटाइजेशन ऑफ द प्रोसेसेस की वजह से दे रहे होते हैं कि अगर वो कंप्रोमाइज हो जाए तो आपकी अच्छी खासा नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे नहीं पता होगा कि ये कहाँ रहते हैं, ठीक है, लेकिन द्रास को पता होगा ये कहाँ रहते हैं, क्योंकि जब भी ये द्रास से ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये अपने डिलीवरी के लिए उनको अपना एड्रेस देंगे। ठीक है, और वो डिलीवरी का एड्रेस स्टोर हुआ होगा आपके अकाउंट के अगेंस्ट। तो हम सपोज कर लेते हैं कि आपका ईमेल है a@b.c। ठीक है, तो आपने वहां दराज पे एक अकाउंट बनाया हुआ है a@b.c, और उसमें अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। हो सकता है वहां पे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर भी सेव हुआ हो, ठीक है, आपका एड्रेस भी सेव हुआ होगा, टेलीफोन नंबर भी सेव हुआ होगा, और मुझे आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार मैंने आपको एक ईमेल करनी है जरूरी, एक असाइनमेंट भिजवानी है, तो आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस दें। तो ये मुझे ईमेल एड्रेस दे देंगे, कहेंगे जी मेरा ईमेल एड्रेस a@b.c है, तो आप मुझे सेंड कर दें। ठीक है, अब मैं समहाउ किसी तरह से देखूंगा कि कौन सा ऐसा सिस्टम है वल्नरेबल जिसके अंदर मैं किसी तरह से इन होके इनकी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर लूँ। तो मुझे पता होगा दराज यूज करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं दराज या कोई भी ऐसी फाइनेंशियल कंपनी है जो यूज कर रहे हैं, और उसका सिस्टम इतना सिक्योर नहीं था, तो मैं समहाउ किसी तरह उनके सिस्टम में पेनिट्रेट कर गया। जब मैं पेनिट्रेट कर गया और इनका मुझे ईमेल एड्रेस पता है a@b.c, तो मैं ऑटोमेटिकली वहां से जाके देखूंगा कि इस a@b.c का जो अकाउंट है, इसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, इसका घर का एड्रेस क्या है, इसका फाइनेंस वो जो भी फोन नंबर है वो क्या है। तो इस तरह से मैं इनका डाटा को कहीं ना कहीं से मतलब निकलवा लूंगा। तो इस हवाले से ये इंश्योर करना कि किसी भी बंदे की प्राइवेसी इंटैक्ट रहे, ये जो GDPR है ना, ये बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाता है। किस किस पे? डेटा कलेक्शन पे, डेटा प्रोसेसिंग पे, डेटा शेयरिंग पे, कब तक डेटा रिटेन रहेगा उसके ऊपर। तो इस तरह से करके वो ना, जो ऐसी तमाम कंपनीज, लेकिन ये इसमें एक खास ख्याल रखना है कि चूंकि यूरोपियन यूनियन का एक्ट है, तो इनके जो मेन एप्लीकेशन है वो ये है कि ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो किसी यूरोपियन सिटीजन का डाटा प्रोसेस कर लिए, उनके लिए जरूरी है कि वो GDPR की कंप्लाइंस और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। ठीक है, लेकिन इसका फायदा में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, दुनिया में मेजोरिटी कंपनियां जो इंटरनेशनल लेवल पे प्ले कर रही होती हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी सर्विसेज देती हैं, तो उन पे यूरोपियन और नॉन यूरोपियन दोनों आ रहे होते हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर एक कंपनी अपने सिस्टम में यूरोपियन सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीजें ला रही है, तो पाकिस्तानी भी अगर उस कंपनी के साथ कोई अपना अकाउंट बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें भी अप्लाई हो रही होंगी। अब ये तो नहीं करेंगे कि वो दो सिस्टम बना लेंगे, एक सिस्टम सिर्फ यूरोपियन शहरियों को सपोर्ट दे रहा होगा और उनकी प्राइवेसी इंश्योर कर रहा होगा, और बाकी जो दुनिया के लोग हैं उनके लिए दूसरा सिस्टम होगा। उन्होंने सिस्टम तो एक ही बनाया होगा। तो ऑटोमेटिकली अगर कोई रूल, कोई क्लॉजेस अगर यूरोपियन शहरियों को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली बाकी लोगों को भी प्रोटेक्ट कर ही रहे होंगे, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन GDPR कंप्लाइंट है। तो ये आपकी ना बेसिकली प्राइवेसी के हवाले से श्योर करते हैं कि कोई भी कंपनी किसी भी सिटीजन का यूरोप के डाटा कलेक्ट करती है तो वो कॉन्सेंट से करे, और उसके ऊपर उसने क्या क्या प्रोसेस करने हैं वो क्लियरली डिस्प्ले करे, और उसको ये अथॉरिटी दे कि वो यूजर चाहे तो उसको डिनाई कर दे तब भी उसको सर्विस मिलती रहे, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है और किसी लेटर ऑन वक्त में वो कहता है कि नहीं मेरा डाटा क्लियर कर दें, तब भी वो कंप्लाई कर रहे हो। और अगर डाटा यूरोपियन की किसी भी स्टेट से बाहर मूव होता है, कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो सर्विसेज यूरोप के सिटीजन को दे रही है, बट उसका डाटा सेंटर पाकिस्तान में या इंडिया में, तो इसका मतलब है डाटा यूरोप की किसी स्टेट से बाहर चला गया। ठीक है, अब उस पर यूरोपियन यूनियन के रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो उस सूरत में फिर मजीद कुछ रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जिसको उस कंपनी ने फुलफिल करना होता है। ठीक है, और ये इवन इस लेवल तक जाती है कि आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटीज, सिर्फ नेम, पते, क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं, आपकी IP एड्रेसेस और आपकी कुकी तक की प्रोटेक्शन को GDPR में कवर किया जा रहा होता है, कि इवन ये चीजें भी डिस्क्लोज ना हो। ये अगर आपने प्रोसेस करनी है तो इसको भी आप विद स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, और इसकी जो सादी सी एग्जांपल है वो ये है कि जब मतलब उनके लिए श्योरिटी है कि जब कोई कंपनी किसी इंडिविजुअल का डाटा लेती है, तो वो ये क्लियरली अपनी स्टेटमेंट के अंदर डिस्प्ले कर रही है उस यूजर को कि वो डाटा की जो रिक्वेस्ट आ रही है वो किस कंपनी से आ रही है, वो कौन सी कंपनी है जो इसको स्टोर कर रही होगी, अपने पास प्रोसेस कर रही होगी, उसकी आइडेंटिटी, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स,
फिर वो क्यों डाटा एक्वायर कर रही है उसकी रीजंस बताएगी। ठीक है, इसको यूज कैसे करेगी, ये चीजें मेंशन होगी उनकी, वो जो प्राइवेसी स्टेटमेंट या कॉन्सेंट के लिए जो फॉर्म आता है ना, ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन होती हैं जीडीपीआर कंप्लाइंट वेबसाइट्स के ऊपर। कितनी देर के लिए डाटा स्टोर किया जाएगा, क्या ये डाटा इंटरनेशनली कहीं और ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो उसकी पूरी डिटेल सी भी होगी साथ। और साथ ही आपको उस वक्त भी ऑप्शन देंगे और लेटर ऑन भी किसी लेटर पॉइंट ऑफ टाइम में भी आपको ऑप्शन होगा कि आप चाहें तो आप उनसे रिक्वायरमेंट लें कि आप मुझे बताएं मेरे अकाउंट के अगेंस्ट आपने कौन कौन सा डाटा अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, उसके अगर मैं चेंज करवाना चाहता हूँ तो चेंज करवा लो, अगर मुझसे रिक्वेस्ट करते हो कि आप मेरे डाटा को आप उड़ा दें अपने पास से, तो वो इस बात को कंप्लाई करने के काबिल हों कि अगर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल Microsoft.com है, उसमें मेरे अकाउंट के अगेंस्ट जो भी डाटा रखा हुआ है उसको खत्म कर लिया जाए, तो वो इस चीज को कंप्लाई कर सकें। ठीक है, ये सारी उनकी रिक्वायरमेंट है। इसी को देखते हुए 2018 में कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट एक इम्प्लीमेंट हुआ यूएस के अंदर। और इसके अंदर भी कमोबेश वही जीडीपीआर की यूएस वाला वर्जन समझ लें, लेकिन इससे थोड़ा सा लेस स्ट्रिंजेंट है। इसके अंदर वो जब भी यूजर किसी जगह पे कोई डाटा शेयर करता है तो उसको इस तरह के कुछ राइट्स होते हैं कि आपको पता हो कि आपका पर्सनल डाटा कहाँ पे यूज होगा, उसके डिस्क्लोजर के हवाले से जो एंटिटीज है, क्या वो कंपनियां उस डाटा को कहीं सोल्ड तो नहीं कर रही, ठीक है, किसी मार्केटिंग कंपनी को, इस हवाले से। उसके बाद किस किस को डाटा दिया गया अब तक। उसके बाद अगर उस डाटा को अगर कहीं सोल्ड किया भी गया है तो क्या उसमें आपकी कोई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कंप्रोमाइज हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी है वो दराज.पीके से ये कहती है कि आप मुझे ये बताएं कि सिंध से या कराची से लोग जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो टॉप 3 प्रोडक्ट्स क्या हैं। ठीक है, अब वो जो दराज है वो कैसे निकालेगी ये डाटा, वो ज़ाहिर है बस क्यूरीज लगाएगी, उस सिस्टम में देखेगी कि कराची के एड्रेसेस से जो चीज़ें परचेज हुई हैं, जो ऑर्डर्स आए हैं, उसमें टॉप 3 प्रोडक्ट्स कौन सी थी। ठीक है, और अगर वो उन 3 प्रोडक्ट्स के नाम बता देती है तो क्या इससे आपका डाटा कंप्रोमाइज हुआ, पता चला कि आपने भी ये चीज़ खरीदी हुई थी, नहीं हुआ ना। देखो मैंने दराज से एक सवाल पूछा, क्या मुझे बताओ कि कराची में टॉप 3 प्रोडक्ट दिसंबर में कौन सी सोल्ड हुई है। ठीक है, तो वो मुझे 3 नाम बता देती है। वो कहती है प्रोडक्ट ए सोल्ड हुई है सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट बी थी और फिर थर्ड नंबर प्रोडक्ट सी थी। तो इसमें क्या मुझे पता चला कि इसने भी ये चीज खरीदी थी, नहीं पता चला ना। तो इसका मतलब है यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई इंडिविजुअल डाटा हो रहा हो कि जो ये मैपिंग हो रही हो कि अच्छा जो प्रोडक्ट सी है वो इन इन लोगों ने खरीदी थी, तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन रेज होता है। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। ठीक है, ये थी सारी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड एंड इंडस्ट्री रिलेटेड रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू जो भी हमारा ये सिलसिला था सॉफ्टवेयर के डिजाइन का या ऑडिटिंग का। इस हवाले से किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझसे पूछ लें। और 5 मिनट की ब्रेक है, तो 12:09 पे हम इसको दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है, इन द मीन टाइम अगर किसी को क्वेश्चन वगैरह करना है तो वो कर ले। कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं शुरू कर दूं। अच्छा, वर्ड वाली फाइल्स किसने भेजी थी, मतलब मुझे असाइनमेंट्स में। अच्छा। अच्छा, उनमें से किस किस ने जो हमारी लैब थी वो अटेंड नहीं की थी। चले हम आगाज करते हैं वापस। अच्छा, तो हफ्जा ये बताओ कि आप, वैसे पूछ रहा हूँ, इसमें से कौन सी ऐसी चीजें थी जो आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से थी, तो हम इस तरह की चीजों को कट शॉर्ट कर लिया करें। सारा आता था। अच्छा, ठीक है। और बाकी वाले, अगर आप में क्विज दे दूं तो फिर क्या होगा। हम्म? अच्छा, अब हम देखते हैं अदर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं। अब आज का जो लेक्चर है ना, इसमें जितनी चीजें हैं वो ऐसी हैं जो आपके डायरेक्टली
सिक्योर सॉफ्टवेयर से ताल्लुक नहीं रखती हैं बट उस पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं। जिस तरह एक्ट्स वगैरह हैं, रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, ये बनाए इंडस्ट्री ने हैं। अब अगर आप इंडस्ट्री में काम करें तो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी वो रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अपने सॉफ्टवेयर बनाते हुए या अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए इन चीजों को भलूसे खातिर रखना है। ठीक है, इनका ख्याल रखना है। सबसे पहले है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है कि आप देखिए, आपने किसी चीज पे मेहनत की, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, तो आप वो 2 सेमेस्टर्स उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है? और 2 सेमेस्टर्स काम करने के बाद कुछ ना कुछ आउटकम आपकी निकलेगी, एक प्रोडक्ट बनेगी। हम सपोज करते हैं कि प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। ठीक है, और आप 4 3 बंदों का जो भी ग्रुप था उसने अपने दिन रात लगा के वो प्रोडक्ट बनाई, और वाकई कोई ऐसा चेंज आइडिया था कि जिसमें मतलब जो कि इंडस्ट्री में इनकलाब लेके आ सकता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्रेडिट कार्ड की प्रोसेसिंग का एक नया तरीका निकाल लिया अपनी रिसर्च करने के बाद 6 8 महीने। अच्छा, अभी आपका चूंकि फाइनेंशियल लेवल इतना बड़ा नहीं है, या आपकी कंपनी या आपका जो स्टेज है वो इतनी बड़ी नहीं है, तो आपने उसको ऐसा ऐसा प्रोडक्ट करना शुरू किया, मार्केट करना शुरू किया उस प्रोडक्ट को। तो सपोज किसी बड़ी कंपनी की उस पर नजर पड़ गई, उसने कहा कि ये तो आइडिया बड़ा जबरदस्त है। अब उसके पास तो मिलियन ऑफ रुपीज या डॉलर्स भी हैं, डेवलपर्स भी हैं, सारा कुछ है। तो उसने आपसे आपकी उसी चीज की कॉपी तैयार की, एक बड़ी जबरदस्त लेवल की। अब आप डेवलपर थे, आपका यूआई भी इतना स्ट्रांग नहीं था, आपका वो प्रोडक्ट इतना एफिशिएंट भी नहीं था, उसके प्रोसेसर्स वगैरह ये वो, ठीक है, वो सिर्फ विंडोज पे ही चल सकता था, लिनक्स पे नहीं चल सकता था। तो उस कंपनी ने प्रोडक्ट उठाई, वो पूरा आइडिया लिया, नीचे 6 8 प्रोग्रामर्स लगाए, उन्होंने 2 हफ्ते में या 1 महीने में, क्योंकि सब कुछ बना हुआ था, आइडिया भी बना हुआ था, काम कैसे करना भी बना हुआ था, उन्होंने प्रोडक्ट बना के मार्केट कर दी। और वो वेल नोन कंपनी है, आपको तो कोई जानता भी नहीं मार्केट में, ऑटोमेटिकली आपका वो आइडिया गया। तो वो जो आपकी 6 8 महीने की मेहनत थी वो सारी जाया हो गई। ठीक है, और कोई आप यकीन भी नहीं करेगा उस तरह से कि यार ये आपने ही आइडिया बनाया था, वो कहेंगे नहीं यार आपके पास कहाँ से आ गया, जो इस कंपनी ने बनाया इतना जबरदस्त आइडिया। तो ये आपकी बेसिकली वो आइडिया, वो आपकी प्रोडक्ट, वो जो आपने एक तराई काम किया, एक नया काम किया, कुछ नई चीज इजाद की, ये सारी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है। तो इसकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए, उसके लिए कुछ तरीके हैं, जैसे पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, और वारंटीज। ये सारी चीजें आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कवर कर रही होती है। इसमें सबसे पहली चीज आती है पेटेंट। जब भी आप कोई नई चीज या नया मेथड किसी काम को करने का इजाद करते हैं, ठीक है, तो आप उसका पेटेंट रजिस्टर करवाते हैं। हम सादी सी एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम चाय पीते हैं, पहले वो घर में बनती होती थी, फिर ये होटल्स में बनना शुरू हो गई, और अब वो मशीन्स आ गई है नेस्ले की, कि जो एक खास तरीके से उसमें 4 डब्बियां बनी होंगी, एक में पत्ती, एक में दूध, 3 4 उसमें खाने बने होंगे, फिर जब बुक करेंगे उसका वो प्रोसेस होता है ना। ठीक है, या अगर आप कॉफी मशीन में चले जाएं तो वो 3 4 तरह की कॉफीज होती हैं, तो आप उसे कहते हैं कि मुझे एस्प्रेसो चाहिए, तो वो एस्प्रेसो वाला बटन दबाता है, तो एस्प्रेसो वाला जो पीछे प्रोसेस है उस पर चलेगा, और वो आगे एक तरह की वो कर देगा। एक काइंड ऑफ एक कॉफी वेंडिंग मशीन है वो। अब सपोज करते हैं ये आइडिया आपके जहन में आया, कि आपने कहा यार एक होटल खुलता है तो उसमें चाय बनाने के लिए एक बंदा रखना पड़ता है, फिर वो ये मिक्सिंग करता है, सारा कुछ करता है, तो व्हाई नॉट मैं इस काम को डिजिटाइज कर दूं। अब बेसिकली वो जो वेंडिंग या कॉफी मशीन है वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है ना, उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, कोई बटन है वो उसका इंटरफेस है, जैसे आपके कंप्यूटर्स का या मोबाइल का किसी एप्लीकेशन का इंटरफेस होता है, उसमें बटन 1 दबाते हैं तो ये काम हो जाता है, बटन 2 दबाते हैं तो ये काम हो जाता है। डिजिटल में आपको आउटपुट इंफॉर्मेशन की सूरत में मिलती है, उसमें आपको कॉफी की सूरत में मिल रही है, तो है तो एक सॉफ्टवेयर ही उसके पीछे काम कर रही है, डिजाइन हुआ होगा। तो आपने सपोज अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में एक ऐसा आइडिया लगाया कि मैं इस कॉफी बनाने के प्रोसेस को डिजिटाइज कर दूं। ठीक है, तो आपने एक मशीन बना ली इस तरह की, और उसका पूरा प्रोसेस आपके जहन में होगा, वो आपने पूरा डॉक्यूमेंट भी किया होगा, उसकी मैपिंग की होगी, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, फिर आपने उसका एक प्रोटोटाइप बना के शो भी कर दिया फाइनल ईयर एक प्रोजेक्ट के तौर पे। अच्छा, अब आप उसका पेटेंट करवा दें। पेटेंट एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, पाकिस्तान में भी है, यूएस में भी, हर मुल्क में तकरीबन होती है, और वहां पे आप उस पेटेंट को रजिस्टर करवा दें कि जी मैंने एक नया आइडिया बनाया है, मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसके अंदर आप इस प्रोसेस और इस डिजाइन के ऊपर काम करें, तो आपको ये ऑटोमेटिकली कॉफी प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, अब आपने वो पेटेंट जब रजिस्टर करवा दिया है ना, अब सपोज नेस्ले वाले यही काम करना चाहते हैं,
आपके पास तो इतने वो नहीं है कि आप चाहें कि मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही 15 मशीनें बना के उनको प्रोवाइड कर दूं। आपने तो वो पता नहीं अपने एक जो मशीन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए बनाई है उसके लिए भी आपने पैसे पता नहीं कैसे कलेक्ट किए होंगे, सिर्फ डिस्प्ले करेगा जो हार्डवेयर लगा, ठीक है ना। नेस्ले पर उनको करोड़ों रुपए हैं। लेकिन अब चूंकि आपने पेटेंट करवा लिया, उनको आइडिया भी बड़ा अच्छा लगा, उनको कहा यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। अब चूंकि पेटेंट आपके नाम पे है तो वो आपके पास आएंगे, आपसे कहेंगे यार आपकी जो मशीन है जो आपने डिजाइन बनाया हमें बड़ा अच्छा लगा है, तो हम इसको पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ये आपका आइडिया है, तो आप बताएं, या तो आप हमारे पार्टनर बन जाएं या हम आपको इस आइडिया के बिलफर्ज 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए देते हैं, तो आप ये पेटेंट ही हमारे नाम ट्रांसफर कर दें, ठीक है। अदरवाइज आप कहते हैं नहीं यार मैं नहीं, मैं आप यूं करें मेरे साथ पार्टनरशिप करें। वो कहते हैं ओके फाइन, हम आपको जो है ना पर मशीन जो है ना 50,000 रुपीज देंगे। तो जितनी भी हम पाकिस्तान में इंस्टॉलेशन करेंगे तो पर मशीन आपके डिजाइन पे बनाएंगे तो 50,000 हम आपको देंगे। तो आप कहते हैं ओके, आपका उनके साथ एग्रीमेंट होता है कि मैं इनको इस पेटेंट के यूजेज के पाकिस्तान के अंदर राइट्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि नेस्ले इंश्योर करेगी कि नंबर एक तो ये कि वो जहां पे भी इंप्लीमेंट कर रही है वो आपको 50,000 रुपीज दे रही हो, ठीक है। वो जाहिर है उसके बाद उनको फिर कंटिन्यू से आमदनी आ रही होगी आपके डिजाइन की वजह से। प्लस वो ये भी इंश्योर करेगी कि कोई और कंपनी इस तरह की मशीन बना के ना बेचे। अगर वो बेचने लगेगी तो जाहिर नेस्ले के पास तो इतनी पावर है, आपके पास तो नहीं कि आप जाके चेक कर सके कराची में तो उस तरह का डिजाइन नहीं चल रहा। बट नेस्ले इंश्योर करेगी कोई और कंपनी, फॉर एग्जाम्पल लिप्टन भी इस तरह की कोई एक्टिविटी शुरू करती है तो उस पर अदालत में सू कर देगी कि देखो ये जो पेटेंट है ये मिस्टर एक्स या उमर साहब के नाम रजिस्टर्ड था, इनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ, इन्होंने हमें सोल राइट्स दिए कि पाकिस्तान में कोई और बंदा इस डिजाइन की मशीन नहीं चला सकता। तो लिप्टन वालों ने यही सेम डिजाइन कॉपी कर लिया है हमारा देख के, और ये मशीन चला रहे हैं, तो इनको रोका जाए और उनसे हमें डैमेजेस पे की जाए। तो मतलब ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो पेटेंट बेसिकली इस तरह का काम करेगा, लेकिन पेटेंट्स की ना नॉर्मली एक लिमिट होती है, ठीक है। अगर ये वाला काम कर दे तो फिर तो हो सकता है उमर साहब सारी जिंदगी किसी को मशीन ही ना चलाने दें, सवाए जिन जो इनको पैसे दे रहे हैं ज्यादा। तो पेटेंट्स के साथ ना नॉर्मली एक लाइफ एडेड होती है कि फॉर एग्जाम्पल ये पेटेंट 10 साल के लिए आपको अवॉर्ड किया जा रहा है, 10 साल तक आप इस आइडिया के एक्सक्लूसिव ऑनर हैं। कोई भी बंदा उस आइडिया पे काम करेगा 10 साल के अंदर अंदर तो आपसे इजाजत लेके करेगा, अब उस इजाजत के केस आप जो मर्जी कैश कर लें वटेवर। 10 साल के बाद अगर वो जर्नल टाइप का काम है तो ये ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी बंदा उस आइडिया को अपने पास इंप्लीमेंट कर ले तो कोई इशू नहीं है। इससे फायदा क्या होता है कि 10 साल के बाद फिर जब हर कंपनी मशीन बना बना के मार्केट में दे रही होगी तो आम कंज्यूमर के लिए वो वाली कॉफी सस्ती हो जाएगी। अगर वो भी 300 रुपए की है तो शायद जब हर कंपनी बनाना शुरू कर देगी तो शायद 100 रुपए में मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि फिर वही करेंगे कि ज्यादा कस्टमर हमारी वाली मशीन से कॉफी लें, वो उसका रेट कम कर देंगे, उसकी क्वालिटी बढ़ा देंगे, उसके अंदर कोई ना कोई हमारे लिए भी बेनिफिट लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन उन 10 सालों में चूंकि अकेली नेस्ट कैफे ही उसकी ऑनर होगी तो वो बेशक 300 की जगह वो 500 की बेचना शुरू कर दिया, आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। बिकॉज उन्होंने उसकी, और जाहिर है उन्होंने पेमेंट भी आपको कर रहे हैं फी मशीन, तो उसके अगेंस्ट वो कॉस्ट भी उन्होंने रिकवर करनी होगी। तो पेटेंट बेसिकली इस तरह की चीज होती है, ठीक है। उसके बाद कॉपी राइट्स हैं। कॉपी राइट्स बेसिकली जिस तरह पेटेंट आपके किसी डिजाइन वाले आइडिया के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो कॉपी राइट्स बेसिकली आपकी जो डॉक्यूमेंट्री इजादात होती हैं उस पे काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑथर है, उसने एक नॉवेल लिखा और उस नॉवेल को लिखने में उसने 1 साल लगाया, ठीक है। जैसे जो लोग लिटरेचर से वाबस्ता है, एक बड़ा मशहूर नॉवेल था पीरे कामिल, तो आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको, ठीक है। तो पीरे कामिल की जो ऑथर है उनका क्या नाम है? उमैर अहमद। उमैर अहमद ने वो पीरे कामिल लिखते हुए, या चलो उससे भी हम आगे चले जाते हैं, हम हालिम पे चले जाते हैं। हालिम किसी ने पढ़ा हुआ है? हालिम, ओके। तो हालिम इतना मोटा नॉवल है, उसको लिखते हुए कितना टाइम लगा होगा, और फिर करेक्शन करते हुए, चीजें बनाते हुए, कुछ पैराग्राफ लिख लिए, फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हुए, पूरी स्टोरी की फॉर्म में लाते हुए जो भी उनके ऑथर हैं उन्होंने बड़ा अपना वक्त और जहन और तखयल और सारी चीजों का इस्तेमाल किया, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने वो किताब किसी पब्लिशर को बेची, तो उस पब्लिशर ने उनको बिलफर्ज सपोज 1 करोड़ रुपए ऑफर कर दिया उसके लिए, क्यों कि अब वो उससे कमाएगा, उसकी वो जब कॉपियां सेल होंगी तो उस पब्लिशर की जेब में आएगी, ठीक है। लेकिन आप लोग वो पायरेटेड बुक्स इस्तेमाल करते हैं, वो जो बुक्स मिल रही होती हैं 300-400 रुपए की और वो सारी होती है, ठीक है। अब आप देखो इस तरह के किसी बंदे ने उसी हालिम का या पीरे कामिल का एक 2 नंबर सा वेरिएंट तैयार किया, फोटोकॉपी टाइप का, इस टाइप का, ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर वाली बुक्स में तो तस्वीरें भी हमें चाहिए होती हैं, काली काली सी आती हैं। पीरे कामिल में तो कोई तस्वीर नहीं है ना, ये हालिम में तो कोई तस्वीर नहीं, सिर्फ टेक्स्ट ही है, वो तो आसानी से सही नजर आ रहा होता है।
थोड़ा सा रफ पेपर होता है और ये वो होता है जो लोग कहते हैं यार अगर वो 2,000 रुपये का सेट है तो ये वाला अगर हमें 500 रुपये का मिल रहा है तो हम 500 वाला ले लें। लेकिन वो 2,000 की सेट में उस जो ऑथर था ना उसको पैसे गए हुए थे 1 करोड़ रुपया लिखने का। लेकिन ये जो 500 वाला सेट है इसमें सारा जेब में पब्लिशर की जा रहा है जिसने वो 2 नंबर पब्लिश किया हुआ है काम। ठीक है। तो ऐसी सूरत में अगर हालिम को उस इदारे ने या उस ऑथर ने कॉपीराइट के अगेंस्ट रजिस्टर करवा लिया, अब अगर कोई बंदा उसकी 2 नंबर कॉपी छापता है तो कॉपीराइट एक्ट के अगेंस्ट उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई दुकानदार पायरेटेड कॉपी बेच रहा है और आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करें तो उसको अच्छा खासा जुर्माना और सजा हो सकती है, और जुर्माना पब्लिशर को या जो भी ऑनर होगा उस कॉपीराइट का उसको जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी इस तरह की इजादात को, तो इसी तरह अगर आपने एक ऐसा कोड लिखा जो बड़ा यूनिक किस्म का था और उसको किसी दूसरी कंपनी ने रीयूज करना शुरू कर दिया और आपने इसको ओपन सोर्स नहीं किया हुआ था, क्लोज सोर्स था। ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर, या आपने अपना, मैं एग्जांपल देता हूं, आप फ्रीलांसिंग आप करेंगे, आप करेंगे। ठीक है। तो आप अपनी प्रोडक्ट के लिए या अपनी एबिलिटीज को सामने लाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप किस लैंग्वेज या किस टेक्नोलॉजी में काम करती हो? वीडियो एडिटिंग कर रही हो। ठीक है। तो आपने अपनी बड़ी जबरदस्ती वेबसाइट बनाई जिसमें अपने सारे डिटेल्स वगैरह शो की, और मैं चाहता हूं कि मैं भी वीडियो एडिटिंग वाली लाइन में काम कर रहा हूं। तो मैंने कहा यार इसने अपनी ना वेबसाइट बड़ी जबरदस्त बनाई हुई है, तो मैंने क्या किया, कॉपी अपनी वाली वर्डप्रेस में पेस्ट। आपने वो पता नहीं कितना सोच सोच के पूरा अपना वो टेक्स्ट लिखा होगा लोगों को इंप्रेस करने के लिए। चैट जीपीटी से मैं ज्यूम कर रहा हूँ कॉपी नहीं किया होगा, ठीक है, जनरेट नहीं कराया होगा, लेकिन मैंने सिर्फ डबल क्लिक किया और अपने पास कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है। तो आप कॉपीराइट क्लेम करवा सकती हैं कि ये डाटा देखें मैंने बनाया था और इसने, इस बंदे ने मेरा डाटा को री यूज करना शुरू कर दिया विदाउट आस्किंग परमिशन। ठीक है। तो ये सारी चीजें कॉपीराइट के अगेंस्ट कंसिडर हो रही होती हैं, आपके सॉफ्टवेयर में भी आएंगी। आजकल जो ट्रेंड है वो तो ओपन सोर्स की तरफ जा रहा है, तो कॉपीराइट वहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कोई ओपन सोर्स कर देता है कोई अपनी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो आजकल जिस तरफ जा रहे हैं, तो तब तो कॉपीराइट्स का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो जाएगा। इसका जैसे जवाब आप लोगों में से कोई देना चाहेगा? दे दो यार, गलत भी दो, बताओ। इसका लाइसेंसिंग की, इसके साथ डिफरेंट लाइसेंसेस होते हैं कि आप किस टर्म्स के अगेंस्ट उसको यूज कर सकते हो ओपन सोर्स मटेरियल को। कुछ लाइसेंसेस होते हैं जो अलाउ करते हैं कि आप कॉपी कर सकते हो या उसको अपनी मर्जी के मुताबिक एनहांस या चेंज कर सकते हो, बट आपको क्रेडिट देना होगा। कुछ ऐसे होते हैं जो टोटली फ्री होते हैं कि आप उसको जिस तरह यूज करो, आपको क्रेडिट करने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हम अपनी लैब में आज देखेंगे आपको कम से कम 9 तरह के ओपन सोर्स के लाइसेंस मिलेंगे। ठीक है ना, एमआईटी का है, जीएनयू के 2 है, 3 है और भी है। ठीक है। वो लाइसेंस आपको, ओपन सोर्स का मतलब ये नहीं होता कि इसके साथ जो मर्जी करो, उसमें भी कुछ चीजें होती हैं जो हम पढ़ते नहीं है। ठीक है। उसमें लिखा होगा कि आप इसको यूज तो कर सकते हैं बट आप इसको फॉर एग्जाम्पल अपनी किसी प्रोडक्ट में यूज नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। या यूज करेंगे तो आप हमें एट्रीब्यूट करेंगे कि यार इसमें से जो फलां कंपोनेंट है इसके लिए मैंने मिस्टर एक्स वाई जेड का कोड यूज किया है। ठीक है। या आप उसको कमर्शियली सेल करेंगे तो आप हमें शेयर देंगे, ये भी लिखा हो सकता है उसके अंदर कि भाई अगर आप अपने लिए काम में बना रहे हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप वो कोड किसी ऐसे सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हो जिसको आप बेच रहे हो तो फिर आप हमें पैसे भी दोगे। ठीक है। तो ये सारे मसाइल जो हैं ओपन सोर्स भी, ये नहीं है कि जो मर्जी करो, ओपन सोर्स भी वो सोर्स आपको दे रहे हैं लेकिन विद सम राइट्स, सम रिस्ट्रिक्शंस के साथ दे रहे होते हैं जो कि उस लाइसेंस में लिखी होती है, जिस टाइप का लाइसेंस उस बंदे ने अपने कोड को ओपन सोर्स करते हुए साथ लगाया हुआ है। ठीक हो गया? क्लियर है? इसी तरह ट्रेडमार्क्स होते हैं कि जैसे Amazon.com है तो उसके ट्रेडमार्क है। तो अगर मैं बिल फर्स्ट पाकिस्तान में Amazon.com फॉर एग्जाम्पल सर्विस नहीं दे रही होती, ठीक है, पेपॉल है, पेपॉल है पाकिस्तान में सर्विस नहीं दे रही, तो मैं एक कंपनी खोलूं और पाकिस्तान में उसका नाम रख लूं पेपॉल, उसी तरह का पी बना लूं। ठीक है। और मैं कहूँ ये देखो जी ये पेपॉल पाकिस्तान में चल रही है। अब जो सादे बंदे हैं वो तो ये समझेंगे कि शायद ये वही वाली पेपॉल है जो पाकिस्तान में चल रही है। ठीक है। वो जो बाहर थी वो पाकिस्तान में भी आ गई है, तो फौरन से अकाउंट बना लेंगे, मैं उनके पैसे लेके गायब हो जाऊं। सही है ना? तो अब ट्रेडमार्क्स इस तरह की चीजें हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इदारे को डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं दूसरी चीजों से। या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक मशहूर वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है। ठीक। अब वर्ड जो है उसका एक ट्रेडमार्क बन गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है। मैं अपने पास कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं बना पाऊंगा, अगर मैं बनाऊंगा तो वो ट्रेडमार्क की खिलाफ वर्जी में आ जाएगा। ठीक है ना? ट्रेड मार्क, मार्क से मुराद है कोई निशान, कोई शनाख्त, कोई इस तरह की चीज के जो कि किसी एक खास ट्रेड को, किसी कंपनी को, किसी के इदारे को या किसी एक सॉफ्टवेयर को या किसी एक प्रोडक्ट को
एक यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रही हो कि बंदा उसको देखे तो समझ में आ जाए हाँ यार ये बोली चीज है, ठीक है, वो ट्रेडमार्क होता है, उसके ऊपर भी इसी तरह के रूल्स होते हैं। फिर एक और चीज होती है ट्रेड सीक्रेट्स। ये बड़ी मजे की चीज है। मजे की कैसे कि आप लोगों ने केएफसी खाया होगा सबने, तो कहाँ कहाँ से खाया? तो बहुत सारी ब्रांचें होती है ना, तो किसी ने 5 से ज्यादा ब्रांचों से केएफसी खाया हुआ है। होता है ना, कोई बंदा कराची जाता है, लाहौर जाता है, तो वहां पे भी केएफसी खाया था, इस तरह से करते हैं। 3 वाले कोई, कि जिन्होंने केएफसी 3 ब्रांचें से खाया हो, 3 वाले हैं, तो वो कहाँ कहाँ से खाया था, कौन सा 3 वाला? ठीक है, तीनों के टेस्ट में कोई फर्क था? नहीं था। ठीक है, क्या वजह हो सकती है? वहां पे कोई और कुक होगा, यहाँ कोई और कुक है। अच्छा, ठीक है, चलो सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, हम कहते हैं फ्राइज ले लेते हैं। तो चीजियस की भी फ्राइज है, सेम इंग्रेडिएंट्स है, आलू है, और केएफसी की भी फ्राइज है, आलू ही है। उनके टेस्ट में कोई फर्क होता है? बहुत होता है फर्क, टेस्ट होता है। केएफसी का खास टेस्ट होगा उसके चिकन में, उसके उसमें और उनके, हालांकि वही चिकन है, उधर भी यूज हो रहा है, इधर भी हो सकता है एक ही दुकान से लें, हो सकता है एक ही ब्रीड उठाएं, 2 मुर्गियां पकड़ लें, वो आप चीजियस में एक ले जाओ और एक केएफसी में ले जाओ, लेकिन दोनों के टेस्ट में फर्क भी होगा और दोनों का टेस्ट यूनिक भी होगा। और मे भी आप अमेरिका चले जाओ तो वहां पे उनके एरिया की, वहां के माहौल की चिकन होगी, उसका टेस्ट में भी फर्क शायद आपको केएफसी का कहीं दुनिया में फील ना हो। ये वो कैसे मेंटेन करते हैं? थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं क्योंकि मैं थक गया। ये उनकी रेसिपी है जो हर जगह फॉलो होती है। रेसिपी, रेसिपी क्या, कोई ऊपर नमक छिड़कते हैं खास तरह का? ये हमें नहीं पता, ये एक चीज है। हम्म? क्वालिटी कंट्रोल में होता है। देखो ना, अगर रेसिपी हो, हर कुक को पता है, तो वो कुक जब चीजियस में जाए तो चीजियस के पास भी केएफसी का टेस्ट आना शुरू हो जाए। वही कुक अपनी दुकान खोल ले तो वो तो कहे यार ये तो बिल्कुल चीजियस की तरह का आधे रेट पे दे रहा है, या केएफसी की तरह का आधे रेट पे दे रहा है। वो होगा कोई ट्रेड सीक्रेट होगा। ठीक है, वो ट्रेड सीक्रेट एक ऐसी चीज होगी कि आप जहां मर्जी चले जाओ, आपको केएफसी का टेस्ट केएफसी में ही मिलेगा। अगर किसी केएफसी में जाओगे तो टेस्ट चेंज नहीं होगा, और किसी और जगह चले जाओ तो आप वो टेस्ट ला नहीं सकोगे। ठीक है, इसके ऊपर एक पूरी सीक्रेट इंडस्ट्री काम कर रही होती है। सेम इज अ वे विद कोका कोला। पाकिस्तान के अलावा बाकी सारी दुनिया में, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अलावा बाकी सारी दुनिया में कहीं पे भी आप चले जाए, कोका कोला का टेस्ट आपको एक ही मिलता है। पाकिस्तान में भी वो टेस्ट एक ही होना चाहिए, लेकिन हम क्यों वो गलत हो जाता है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। होता ये है कि ये टेस्ट सारे के सारे ना टेस्ट होते हैं। ठीक है, एसेंस कह लो। एसेंस का पता ही होगा आपको, जिनको नहीं पता वो ये समझ लो कि जब भी आप खीर बनाते हो तो उसमें से खास तरह की खुशबू आएगी, बिकॉज उसमें वो खीर वाला एक एसेंस डाला होता है, जिसका नाम वरीरा होता है, पता नहीं कौन सा वाला होता है। ठीक है, तो जब भी आप वो खीर में डालेंगे तो खास तरह की महक आएगी। इस तरह से करके ना कुछ एसेंस होते हैं जो एक खास तरह की रेसिपी में बने होते हैं, जिस तरह की रेसिपी पे आप कह रहे हो। तो केएफसी का जो ऑयल है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो आपको केएफसी वट एवर इंटरनेशनल यूके XYZ से ही लेना पड़ेगा, और वो बड़ा महंगा ऑयल होगा। वो ये नहीं होगा कि पाकिस्तान में है तो पाकिस्तानी ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, और अमेरिका में है तो अमेरिकन ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, वो केएफसी की ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी आलू को, चाहे वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, यूके में पैदा हुआ है, मैक्सिको में पैदा हुआ है, या चाइना में पैदा हुआ है, जब आप उस ऑयल में डालोगे और जब ऑयल में से वो फ्रेंच फ्राइज होके निकलेगा बाहर, तो उसका टेस्ट वही होगा जो अमेरिका के उस आलू के अंदर है, बिकॉज ऑयल का टेस्ट आ रहा होता है ना आपके उसमें, ऑयल में या चिकन में या XYZ में। वो जो ऑयल है ना, वो आप पाकिस्तान में अमेरिका से ही खरीदोगे या केएफसी से ही खरीदोगे। उस ऑयल की रेसिपी बड़ी सीक्रेट होगी। वो ऑयल किसी एक ही खास जगह प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसकी उन्होंने बड़ी सख्ती से उस पर कंट्रोल रखा होगा कि ये ऑयल या इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो उसकी कंपोजिशन है वो किसी को बाहर पता ना चले। ठीक है, और वही उनका ट्रेड सीक्रेट है, जिसकी बेस पे वो पूरी दुनिया में अपना एक टेस्ट चला रहे हैं। इसी तरह ये जो ड्रिंक्स होते हैं हमारे, कोका कोला, इसका नाम होता है कार्बोनेटेड वाटर। देखा ही होगा आपने, कार्बोनेटेड वाटर लिखा होता है। तो ये पानी होता है सिंपल, जिसके अंदर कलर डाला होता है और थोड़ी सी वो गैस वैस ऐड की हुई होती है। बाकी इसके अंदर जो टेस्ट के लिए चीज आती है ना, वो बाहर से ही आती है, कोका कोला से ही उसको बेचता है वो। इस तरह करके ना कुछ वो गोल से वो उसके फ्लास्क बड़े बड़े होते हैं जिसमें वो आ रही होती है। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं वो एक फ्लास्क $10,000 का है, तो वो $10,000 का फ्लास्क आप कोका कोला से ही खरीदोगे,
और वो जो फ्लास्क है वो आप ला के एक स्विमिंग पूल जितने पानी में डालोगे तो वो सारी की सारी कोका कोला बन जाएगा। तो उनकी फैक्ट्री में क्या होता है, उधर से फ्लास्क ऐड करते हैं अपना जो बाहर से मंगाया होता है, प्लस वो पानी ऐड करते हैं, और वो जब निकलना शुरू होती है तो उसमें कोका कोला का टेस्ट आ जाता है। हमारे यहाँ टेस्ट इसलिए खराब होता है कि बिलफर्ज उनकी रिकमेंडेशन है कि एक फ्लास्क आप 10,000 लीटर में ऐड करोगे। तो रमजान आएगा ना, तो कोका कोला को जब वो 50 रुपए का, 60 रुपए का या 65 रुपए का करेंगे ना, तो वो करेंगे ये कि पहले वो एक फ्लास्क से 1,000 बोतलें बनाते थे ना, वो 1,500 बोतलें बनाना शुरू कर देंगे। तो आपको वो टेस्ट में थोड़ी सी ना मजा नहीं आएगा, आपको यार ये थोड़ी सी टेस्टी लग रही है। एक्चुअली उन्होंने वो कार्बोनेटेड वाटर वाली वो जो मिकदार है वो ऐड कर दी होती है। असल में जो पैसे देने पड़े होते हैं वो उनको उस फ्लास्क के देने पड़े होते हैं। वो फ्लास्क के अगेंस्ट जो है ना, जो रेशो होती है पानी मिक्स करने की, उसको बढ़ा के आपको सस्ती करके दे देते हैं। तो उसकी से टेस्ट भी खराब हो जाता है। अदरवाइज आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोका कोला पिए तो आपको उसका टेस्ट सेम तरह से मिल रहा होगा। तो एनीवे ये सारी चीजें ट्रेड सीक्रेट होती है जिनको बड़ा ख्याल रखा जाता है। और आखिरी चीज आती है वारंटीज। वारंटीज ये होती हैं कि आप ये एश्योरिटी दे रहे हैं अपने एंड यूजर को ताकि वो आपकी प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड रहे, कि मैं ये वारंटी देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इतने पीरियड तक मेरी ये जो चीज़ है ये एज इट इज काम करेगी, और अगर इसने एज इट इज काम ना किया तो मैं उसको सेट करके दूंगा या रिप्लेस करके दूंगा। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के केस में आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका सॉफ्टवेयर एटलीस्ट इतने पीरियड तक अगर आपको वारंटी दे रहे हैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है। जैसे आपने एंटीवायरस लगाया तो आप उसके साथ एक वारंटी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस कि आपने मुझसे 1 साल का लाइसेंस खरीदा है, तो मैं 1 साल तक आपको श्योरिटी देता हूँ कि ये आपको वायरसेस से बचाएगा। अब उसके लिए आपको कोई मैकेनिज्म डिप्लॉय करने पड़ेंगे। जैसे आपको पता है वायरस तो रोज आते रहते हैं। आज आपने मुझसे सॉफ्टवेयर खरीद लिया एंटीवायरस का, तो आज तक की प्रोटेक्शन तो वो दे देगा, कल को कोई नया वायरस आ गया तो उसकी प्रोटेक्शन कैसे देगा। उसके लिए मैंने अपने पीछे को मैकेनिज्म बनाया हुआ कि जिसमें एंटीवायरस की अपडेट्स आपको भिजवा रहा हूँ और उसकी मदद से वो नए आने वाले सॉफ्टवेयर तक भी वो सिक्योर कर लेगा। लेकिन जो 1 साल पूरा होगा वारंटी खत्म होगी, तो अब मैं कहूंगा कि ओके फाइन, अब मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। अब मैं इधर आपको वो अपडेट्स प्रोवाइड करना बंद कर दूंगा या आपसे कहूंगा नया लाइसेंस लें। या अगर अब 1 साल खत्म हो गया, अब अगर आपके सिस्टम में वायरस आ भी गया तो आप क्लेम नहीं कर सकते मुझसे, क्योंकि मैं कहूंगा मैंने तो आपको 1 साल की वारंटी दी थी, देखिए 1 साल तक आपके सिस्टम में वायरस नहीं आया। तो ये सारी वो एस्पेक्ट्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर बनाते हुए अगर इनमें से कोई चीज आप पे या आपके एंड यूजर पे इंप्लीमेंट हो रही हो तो आपने उसका भी ख्याल रखना होता है। ठीक है। उसके बाद जितने भी ये सॉफ्टवेयर हैं एक्चुअली क्या प्रोसेस कर रहे होते हैं, डाटा। ठीक है। फिनटेक का है तो वो भी डाटा, यहाँ यूनिवर्सिटी का आपका सॉफ्टवेयर है तो वो भी आपके डाटा पे, मेरे डाटा पे काम कर रहा है। ठीक है। और कहीं पे भी चले जाएं, कोई भी चीज है वो सारी की सारी डाटा के ऊपर काम कर रही होती है। तो अगर आपका कहीं पे ब्रीच होता है तो आपकी अवेलेबिलिटी वगैरह को छोड़ के बाकी चीजें क्या डिस्टर्ब हो रही होती है, किस फॉर्म में, डाटा की फॉर्म में। कि अगर आपका इंटेग्रिटी वायलेट होती है तो आपका डाटा चेंज होगा अनअथराइज मॉडिफिकेशन के साथ। ठीक है। अगर आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्टर्ब होती है तो आपका एक्चुअली डाटा ही रीड कर लेगा अनअथराइज लेवल पे रहते हुए। इवन अवेलेबिलिटी भी डिस्टर्ब होती है। अगर आपने दराज की ऐप खोली और दराज नहीं चल रहा तो बेसिकली आपको क्या नहीं मिल रहा, दराज में से आपने डाटा ही देखना होता है ना कि कौन कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है और उसको मैं कौन सी परचेज करना चाह रहा हूँ। तो इवन ये सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं डाटा के ऊपर। तो इस हवाले से एक्चुअली आप जितनी भी श्योरिटी कर लो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से, वो एक्चुअली आप डाटा ही की कर रहे होते हैं। तो डाटा की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो हम डाटा के हवाले से देखते हैं कि डाटा के अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हमने देखना होता है। सबसे पहले उसकी स्टेट्स होती हैं। डाटा या आपका एट रेस्ट होगा, कहीं पे स्टोर हुआ होगा। ठीक है। जैसे दराज है तो उसके सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा पड़ा हुआ है उनकी डेटाबेस के अंदर प्रोडक्ट्स का। जब भी कोई बंदा एक्सेस करता है तो उस टाइम वो रीड होके आपको ट्रांसफर हो जाता है। जब आपको ट्रांसफर होता है तो वो आपको बीइंग ट्रांसमिटेड वाली कैटेगरी में आ रहा होगा कि बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, यानी कि आपके दराज के डाटा सेंटर से आपके मोबाइल की जो ऐप है, जो स्क्रीन है, उसमें ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। या वो क्रिएट हो रहा होगा कि दराज के अंदर कोई सेलर अपनी कोई नई प्रोडक्ट ऐड कर रहा है तो उसकी डिटेल डाल रहा है कि मेरी ये नई प्रोडक्ट है, ये मैं दराज पे सेल कर रहा हूँ, तो डाटा नया क्रिएट हो रहा होगा, जनरेट हो रहा होगा। या चेंज हो रहा होगा, उसकी प्राइस बढ़ गई तो जो सेलर है वो उसकी प्राइस चेंज कर रहा होगा। ठीक है। या आपका एड्रेस चेंज हो गया तो आप उस डाटा को अपने अकाउंट में जाके चेंज कर रहे होगे कि मुझे आइंदा से इस एड्रेस पे नहीं इस एड्रेस पे डिलीवर किया जाए प्रोडक्ट मेरी, या डिलीट किया जा रहा होगा। ठीक है। अच्छा, फिर अगर वो कहीं पड़ा हुआ है, कहीं जनरेट हो रहा है, कहीं स्टोर हो रहा है, कहीं ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसके लिए कोई ना कोई मीडियम यूज हो रहा होगा।
वो नेटवर्क पे ट्रांसफर हो रहा होगा, वो वाईफाई पे ट्रांसफर हो रहा है, वो मोबाइल के नेटवर्क पे, जीएसएम पे या 4G के ऊपर कहीं जा रहा होगा, ठीक है, रैम में होगा, मशीन में होगा, किसी सर्वर पे पड़ा हुआ होगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो इस इन सारे एस्पेक्ट्स में, इन सारी स्टेट्स में, इन सारी फिजिकल मीडिया के ऊपर जो प्रेजेंस होती है डाटा की, उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। उसके लिए हम वही सारी चीज़ें यूज़ करेंगे जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी, कि आप उसके इंटेग्रिटी को वायलेट होने से बचाएंगे, थराइजेशन उसकी इंश्योर करेंगे, ठीक है, ऑथेंटिकेशन करने के बाद किसी को उसको एक्सेस देंगे, वगैरह वगैरह। वो हमने सारे पिछले 2 लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद डाटा के डिफरेंट तरह के यूजेजेस हैं, उसके ऊपर भी आपने सिक्योरिटी लगानी है। ये सारी चीज़ें भी हम वैसे तो वहाँ देख चुके हैं, यहाँ पे हम इस हवाले से देख लेंगे कि जैसे अगर आपकी पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन PIIs हैं, अगर आपके डाटा में पड़ी हुई हैं, तो अब दराज किसी प्रोडक्ट के हवाले से जो सिक्योरिटी है ना, तो प्रोडक्ट के डाटा के ऊपर प्रोडक्ट का टेबल होगा ना, एक उनका जो दराज की एप्लीकेशन बनी है उसमें एक प्रोडक्ट का टेबल होगा जिसमें प्रोडक्ट का डाटा पड़ा हुआ है, एम्प्लॉयज का डाटा होगा, कस्टमर का डाटा होगा। तो प्रोडक्ट के डाटा के ऊपर आपको वो सिक्योरिटी लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो तो आपने वैसे ही पब्लिक रखा हुआ है। जो बंदा भी दराज पे जाएगा उसको आप सारी प्रोडक्ट दिखा दोगे, तो वो तो आपने रखा ही पब्लिक को देखने के लिए, कि पब्लिक आपकी एप्लीकेशन में आती है तो वो देख ले कि उसको कौन कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो प्रोडक्ट का जो टेबल है उसके ऊपर तो आपको कोई कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इवन दराज के ऊपर अगर आप लॉगिन किए बगैर भी जाएं तो आपको डाटा नजर आता है। इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई ऑथेंटिकेशन और अथराइजेशन भी उन्होंने उस तरह से नहीं लगाई हुई, ठीक है। अथराइजेशन इस हवाले से लगाई हुई है कि उस डाटा को चेंज करने का इख्तियार सिर्फ सेलर के पास या दराज ने अपने पास रखा है। आम बंदे को उसको चेंज करने का, इंटेग्रिटी को चेंज करने का वो नहीं दिया हुआ। तो अथराइजेशन और इंटेग्रिटी उस पर अप्लाइड है, बट कॉन्फिडेंशियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोडक्ट का डाटा है उसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है दराज के ऊपर। लेकिन कस्टमर है उसका डाटा, या सेलर है उसका डाटा, वो उन्होंने उस पर कॉन्फिडेंशियलिटी भी लगाई होगी कि अगर कोई बंदा लॉगिन करता है तो उसको अपने ही अकाउंट की डिटेल नजर आए। ये ना हो कि लॉगिन मैंने किया और मुझे डिटेल उमर की नजर आ रही है कि उमर कहाँ रहता है, उमर का एड्रेस क्या है, उमर का क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है। तो इन सारे हवालों से डाटा को यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सिक्योर रखना है अपने किसी सॉफ्टवेयर में, या अगर आप सॉफ्टवेयर की ऑडिटिंग कर रहे हैं तो उस ऑडिट करते हुए आपने ये देखना है कि उस सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें इंप्लीमेंटेड हैं कि नहीं है। ये सारे बच्चे इतनी देर से कहाँ थे भाई? यार ये ऑफ टाइम में किया करो ना आप लोग, ये जो टाइम मिस कर रहे हो उसका क्या होगा? चलो ये वाली वीक में तुम्हारे फाइनल ईयर फाइनल हो चुके होंगे ना, तो अगले वीक से बेटा ये ख्याल कीजिएगा इन चीज़ों का ना, ठीक है। किसी का कोई क्विज मिस हो गया, कोई अटेंडेंस मिस हो गई, तो फिर मुझे ये नहीं कहना कि सर हमारा ये काम था वो काम था, ठीक है। ये टाइम को थोड़ा सा ना आप लोग इंश्योर कर लो नेक्स्ट वीक से, और इनको बता भी देना, वरना अगली बार इन्होंने कहना कि सर आपने बताया नहीं था कि क्विज है या नहीं है। कोई डिटेल उमर, GCR कौन है? आपको GCR, चलो ठीक है। तो आप दोनों की ये जिम्मेदारी है कि बेटा अगर कोई चीज़, कोई बच्चा आपको पता होगा कि वो आज क्लास उसने मिस कर दी और कोई इस तरह की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो वो फिर आप कन्वे कर दिया करो, या अपना वो जो ग्रुप श्रुप बनाए हुए हैं उसमें शेयर वेयर कर लिया करो, ठीक है, इस तरह की। तो ये क्विज और इन चीज़ों के हवाले से भी इनको बता देना, और मैं अटेंडेंस इसमें ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, तो हम अब देखते हैं कि जो डाटा है इसका एक खास तरह का लाइफ साइकिल होता है। डाटा बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जनरेट होता है, फिर उस पर कुछ पॉलिसीज लगती हैं, फिर पॉलिसीज लगने के बाद वो यूटिलाइज होता है, प्रोसेस होता है, ट्रांसफॉर्म होता है इंफॉर्मेशन में, और उसके बाद एट द एंड डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दराज है, तो दराज ने, अगर एक कस्टमर ने अपना लॉगिन खत्म कर दिया तो मे भी शायद वो 5 साल तक उसका डाटा रखे, मे भी उसकी कोई पॉलिसी हो, क्योंकि उसने कुछ ट्रांजेक्शन की होंगी तो उसका रिकॉर्ड उनके पास रहना चाहिए। लेकिन एक खास टाइम के बाद वो कहेंगे कि अब इतना डाटा रखने का हमें जरूरत नहीं है। मे भी उनकी पॉलिसी हो कि हम 5 ईयर्स के बाद ऐसे तमाम लॉगिन्स जो कि खत्म हो चुके हैं हम उसके डाटा को डिस्कार्ड कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। मे भी उनकी कोई पॉलिसी हो इस तरह की, ठीक है। तो इसके हवाले से वो डाटा जो है पूरे एक लाइफ साइकिल से गुजरेगा, जिसके अंदर सबसे पहले डाटा जनरेट होगा, ठीक है। जनरेट होने के बाद जो वेरी नेक्स्ट स्टेप होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जनरेट तो जिसको आपने थराइज किया है वही जनरेट कर सकेगा। बोलो किसको? अच्छा, किस तरह पता चला? मैसेज आया, चलो ठीक है। मैम नजला के पास जा रहे हैं, अच्छा मैम फराना के पास जा रहे हैं, ठीक है।
चलो तुम अपने ना किसी बच्चे को बता दो ना, अगर अटेंडेंस हुई तो तुम्हारा नाम उसमें लिखवा दे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ना डेटा के अंदर ना दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जिनको हमने अपने सॉफ्टवेयर में सेटल करने की जरूरत होती है, या अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो उसको देखने की जरूरत होती है। वो क्या क्या होते हैं? देखो, डेटा है ना, उसके ना नॉर्मली कस्टोडियन होता है और ऑनर होता है। तो आप में से कोई मुझे इनका फर्क बताएगा वैसे जनरली, कि कस्टोडियन और ऑनर में क्या फर्क होता है, कोई एग्जांपल के साथ? एनीवन? आप लोग बता दो बेटा। कस्टोडियन का मतलब क्या होगा, ऑनर का मतलब क्या होगा? चलिए। ओनर जिसके पास उसकी पोजीशन है, कस्टोडियन जिसके पास उस वक्त उसकी कस्टडी गई हुई है। कस्टडी और पोजेशन में क्या फर्क होता है? कस्टडी तो दी जाती है ना किसी को, और जो पोजीशन होता है वो उसी की ही चीज होती है। अच्छा, देखो हम इसको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं डेटा की फॉर्म में, कि फॉर एग्जांपल आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ वाली, ये आपकी यूनिवर्सिटी है, इसकी तरफ फी पे करते हो, ठीक है। तो फी बेसिकली आपकी एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपने फी पे कर दी। किसी और एम्प्लॉय है, उसकी कोई सैलरी के हवाले से कोई डाटा होगा, तो ये बेसिकली आपका सारा फिनांस रिलेटेड डाटा है। तो इस डाटा का ऑनर जो है ना, वो आपकी यूनिवर्सिटी का फिनांस डिपार्टमेंट है, ठीक है, क्योंकि उसकी ऑनरशिप के अंदर ये डाटा आता है। उसने देखना है कि अच्छा किसने कितनी फी पे की है, किसको कितनी सैलरी दी गई है, वट एवर इनकमिंग आउटगोइंग एवरीथिंग जो है वो बेसिकली उसकी डाटा की ऑनरशिप या उसकी जो जुरिडिक्शन है वो बेसिकली फिनांस के पास है, फिनांस डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी के पास है। इसी तरह अगर आपके एग्जाम्स के वाले से कोई पेपर हैं, उसके मार्क्स हैं, ये सारी चीजें हैं, किसके क्या मार्क्स वगैरह हैं, ये सारे आपका रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे देख रहा होगा, ठीक है, तो उसकी ऑनरशिप है। बट ये सारा डाटा पड़ा हुआ कहाँ है? अगर हम आपके सॉफ्टवेयर की बात करें, वो आपके डेटा सेंटर में पड़ा हुआ है, जो भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो सर्वर रूम बना होगा वहां पे पड़ा हुआ है। और वहां पे एक बंदा बैठा होगा, वो एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, लेकिन इसके साथ एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास उस पूरे डाटा का कंट्रोल है, वो चाहे तो उसको रीड कर सकता है, उस पर ऑथराइजेशन दे सकता है, ले सकता है। एक्चुअली ऑनर उस डाटे का फिनांस है, बट वो पड़ा हुआ जो डीबीए के कंट्रोल के अंदर है, तो डीबीए उसका बेसिकली कस्टोडियन होगा, ठीक है। वो ऑनर के बिहाफ के ऊपर उस डाटा की ऊपर कुछ प्रोसेसेस इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसकी एथराइजेशन के कंट्रोल सेट कर सकता है, ठीक है। बट उन सारी चीजों को मैनेज करते हुए वो अथराइजेशन का मोहताज रहेगा फ्रॉम द डाटा ऑनर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिनांस वाला कहता है कि इस पर्सन को इस चीज में चेंज करने का, जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों की अटेंडेंस थी, उसके अंदर कोई इशू आ गया, ठीक है, तो आप सब मेरे पास आए, आपने कहा कि सर हमारी अटेंडेंस का इशू है, इसको रिजॉल्व कर दें। अब मेरे पास वो अटेंडेंस लॉक हो चुकी है, ठीक है। अब मैं चला जाता हूँ आईटी डिपार्टमेंट में कि यार मेरी क्लास के बच्चों का एक इशू है, तो आप मेरे 28 तारीख की अटेंडेंस को मुझे अनलॉक कर दें, ताकि मैं इनकी अटेंडेंस को चेंज कर सकूं। तो वो मुझे एक्सेस दे देंगे? वो कहेंगे नहीं। आप यूं करें, एग्जाम डिपार्टमेंट या अटेंडेंस डिपार्टमेंट या जो भी इस तरह का डिपार्टमेंट है उनके पास जाएं, उनको ही अपनी रिक्वेस्ट बताएं, क्योंकि इस डाटा के ऑनर वो हैं। अगर वो अलाउ करेंगे तो है हमारे हाथ में एक्टिव करना या इनएक्टिव करना, बट अगर वो मुझे अलाउ करेंगे कि इस स्टूडेंट इस वाली क्लास की इस तारीख की अटेंडेंस को एक्टिव कर दें मॉडिफिकेशन के लिए, तो फिर हम कर देंगे। अब वो कर सकते हैं, बीइंग कस्टोडियन उनके पास कंट्रोल है, बट ऑनर की परमिशन के वो मोहताज है, कि जब तक ऑनर उनको परमिट नहीं करता तब तक वो ये काम करेंगे तो इलीगल काइंड ऑफ चीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर ये वाली चीजें जो है हमने पिछले उसमें बड़े अच्छे तरीके से देखी हैं, ये सारी वो है जो हमने उसको कहा था कि लेबलिंग होगी। और ये हमने वो जो मुख्तलिफ तरह के वो मॉडल्स नहीं पढ़े थे, उसके अंदर हमने देखा था कि यार वो डाटा की लेबलिंग कर दी जाती है कि सीक्रेट है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये पब्लिक है। फिर उसके अगेंस्ट मुख्तलिफ तरह के मॉडल अप्लाई होते हैं। तो बेसिकली डाटा लेबलिंग का कंसेप्ट ये वही वाला लेबल है कि आपकी किसी डाटा पे एज पर इट्स रिक्वायरमेंट या उसकी इंपॉर्टेंस, इन दोनों को सामने रखते हुए आप डाटा को मुख्तलिफ चंक्स में डिवाइड कर देंगे। हमने, मुझे याद है पिछली एक उसमें एट्रीब्यूट बेस्ड वाली में शायद हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि फिनांस की का डाटा है। हमने बल्कि एचआर की एग्जांपल दी थी कि एचआर के अंदर रहते हुए एक नॉर्मल लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज है और एक उनके ईसीआर के मार्क्स हैं। तो ईसीआर का मार्क्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा था, तो वो हर एचआर वाले बंदे को उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो हम उस पर लेबल लगा देंगे कि जो एसीआर का डाटा है एचआर के अंदर रहते हुए वो सीक्रेट नेचर का है, तो उसका सिर्फ एचआर के 3 एम्प्लॉयज को इख्तियार होना चाहिए उसको व्यू करने का, उसको चेंज करने का, जबकि बाकी जो नॉर्मल एम्प्लॉयज कितने हैं इस यूनिवर्सिटी में और वो क्या क्या डेजिग्नेशन है उनका, उसका इख्तियार हम नॉर्मल लोगों को दे देंगे, हम रिस्ट्रिक्टेड डाटा कर देंगे। वो भी पब्लिक नहीं होना चाहिए। पब्लिक क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज वो पब्लिक के लिए नहीं है कि इस कॉमसेट्स में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं और क्या है। लेकिन कुछ डेटा ऐसा होगा जैसे इसके कैंपसेस कितने हैं कॉमसेट्स के, या इसके अंदर कितनी फैकल्टीज हैं, या उनमें कौन कौन सी डिग्रियां कराई जा रही हैं। अब ये सारा डाटा पब्लिक रिसर्च है, अब ये आता एकेडमिक डिपार्टमेंट के अंडर है, बट इसकी चूंकि हमने क्लासिफिकेशन या लेबलिंग पब्लिक की भी थी तो उसके ऊपर कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो इस तरह से हम क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इस क्लासिफिकेशन के बिहाइंड एक चीज चल रही होती है, वो होता है कि उस डाटा के सीआईए को अगर किसी तरह से कंप्रोमाइज कर दिया जाता है, सीआईए आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी आ गई, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ना, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि इसकी लेबलिंग या क्लासिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इम्पैक्ट अगर हाई है तो इसके 3 एस्पेक्ट हो सकते हैं, या तो इस डाटा के लीक होने से या इसको कंप्रोमाइज होने से, या तो किसी पर्सन पे इम्पैक्ट आएगा, या आपके कस्टमर्स पे इम्पैक्ट आएगा, या आपके फाइनेंसेस पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। तो किसी डाटा का इम्पैक्ट हाई होने का पर्सन के हवाले से ये मतलब है कि ये किसी इसकी वजह से कोई आपका पर्सन जख्मी हो सकता है, इवन डेथ तक जा सकता है। ठीक है। इसको अगर हम डिफेंस एरिया में लें तो अगर आपकी डिफेंस में कोई खुफिया एजेंट काम कर रहे होते हैं, जिस तरह इंडिया के रॉक एजेंट हमारे यहाँ होंगे, हमारे कुछ वहाँ पे होंगे, अगर किसी तरह से रॉ का डाटा कंप्रोमाइज हो जाता है और वो हमें पता चल जाता है कि पाकिस्तान में रॉक एजेंट ये हैं जो भेस बदल के पाकिस्तानी बन के यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको पकड़ लेंगे और उनको डेथ की सजा भी दे सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो उस डाटा का बड़ा हाई इम्पैक्ट है अगर वो डाटा लीक हो जाता है। अच्छा, अगर हम कस्टमर के केस में बात करें तो उसकी वजह से आपकी जो फ्यूचर कस्टमर रिलेशनशिप है या करंट कस्टमर्स हैं, इनके साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो बड़े शदीद तरीके से मुतासर होंगे। तो ऐसा डाटा जिसकी वजह से ये वाला इम्पैक्ट आए, वो आपके लिए बड़े हाई इम्पैक्ट वाला डाटा होगा, तो उसकी आप क्लासिफिकेशन भी उतनी हाई रखेंगे, ठीक है, लेबलिंग भी उतनी हाई करेंगे। ठीक है। जैसे अगर आपने किसी एक्स वाई जेड कंपनी लाइक दराज के ऊपर अकाउंट बनाया, तो वहां पे आपने अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर सेव किया, तो पता चला कि वो दराज का सिस्टम तो हैक हो गया और मेरे क्रेडिट कार्ड के नंबर गायब हो गए, तो अगली बार आप जितना मर्जी सिक्योर सिस्टम लगा लेना वो, लेकिन आप उसमें अकाउंट नहीं बनाओगे दोबारा, कहोगे यार नहीं पिछली बार भी इनका हैक हो गया था, तो ये ना हो कि मेरा दोबारा से डाटा लीक हो जाए। और फाइनेंशियली आपका लाइक 1 मिलियन और ज्यादा का लॉस हो रहा हो किसी डाटा के लीक होने से, तो ऑटोमेटिकली ये आप इसको कंसीडर करोगे हाई इंपैक्ट वाला है। ठीक है। इसी तरह मीडियम, उस तरह से लो। तो 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें नॉर्मली बिजनेसेस गेज करते हैं अपने किसी डाटा को क्लासिफाई करने के लिए। तो वो उसके अगेंस्ट अगर आप पर्सनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो इस तरह के एस्पेक्ट हैं जिसके थ्रू आप अपनी डाटा की लेबलिंग को असाइन करोगे कि ये सीक्रेट होगा, ये पब्लिक होगा, ये इस तरह का होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ गए हैं प्राइवेसी के ऊपर। प्राइवेसी के ऊपर हमने पीसीआई डीएसएस या इस तरह के केस में, हिपा के केस में, हाईटेक के केस में हमने डिस्कशन अभी की कि प्राइवेसी बेसिकली इंश्योर करना होता है कि आपका जो डाटा है वो सिर्फ उसी इंटेंटेड मकसद के लिए यूज हो, कहीं सेल आउट ना हो रहा हो, किसी अनऑथराइज पर्सन के पास ना जाए, आपकी डाटा की प्राइवेसी इंटैक्ट रहे, और अगर कहीं पे शेयर हो भी रहा हो तो वो डायरेक्टली आपको, आपकी पीआईआई होते हैं, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो कहीं पे कंप्रोमाइज ना हो रही हो। तो ये सारी चीजें उसी हवाले से लिखी हुई हैं। उसके अंदर एक चीज और मजीद ऐड हो रही है कि आपने इसके अंदर पीआईआई के अंदर लाइफ साइकिल का तयन करना जरूरी होता है। अच्छा, पीआई में आता क्या गया, जो बार बार हम पीआईआई कर रहे हैं, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, इसमें सबसे पहले जो चीज कंसीडर होती है वो आपका नाम है। नाम के बाद आपका एनआईसी नंबर, या अगर आप अमेरिका में चले जाएं तो उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर यूज हो रहा होता है। ठीक है। हर जगह पे आप वो शो करते हैं। तो आपका यहाँ यूनिवर्सिटी में आपका कोई आईडी नंबर या रोल नंबर होगा, जो कि आप कोई भी काम करवाने लगे तो वो कहते हैं अच्छा आप अपना रोल नंबर बताएं, आप रोल नंबर बताते हैं तो अगला वो प्रोसेस कर देते हैं आपका। ठीक है। आपका आईपी एड्रेस आ सकता है, होम एड्रेस आ सकता है, आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की प्लेट, ड्राइवर लाइसेंस, फेस, फिंगरप्रिंट, हैंड राइटिंग, क्रेडिट कार्ड नंबर, बर्थ प्लेस, जेनरिक इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड की हवाले से कोई भी कुछ चेंजेस करवानी हो, जब आप फोन करेंगे तो आपसे पैक्ट 4 क्वेश्चन जो
कस्टमर सर्विस वाला नुमाइंदा होता है, वो आपसे पूछता है, वो आपका नाम पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, आपकी मदर वगैरह का नाम पूछता है, डेट ऑफ बर्थ पूछता है और एक आध और चीज़ पूछता है जिससे वो वेरीफाई करते हैं। अगर समहाउ मैं आपके बारे में सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं इम्पर्सोनेट कर सकता हूँ कि जी मैं उमर ही बात कर रहा हूँ। तो एक फाइन अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं तो मुझे पता है उमर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, तो मैं कहूँगा जी ये है। और दो तीन जो चीज़ें वो जो मुझे चाहिए वो मैं अगर उमर से किसी न किसी तरह से हासिल कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं इसकी बेस पे इम्पर्सोनेट कर सकूंगा। इस वजह से सारी चीज़ें आपकी पीआईआई में आती हैं कि इसकी बेस पे कोई बंदा या तो आपको इम्पर्सोनेट कर सकता है या आपकी प्राइवेसी को किसी और हवाले से नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। पीआईआई के साथ जो सेकंड चीज आती है वो आती है पीएचआई, पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन। तो हिप्पा और हाईटेक के आने के बाद उससे पहले सिर्फ पीआईआई को इंश्योर किया जा रहा होता था, ये दोनों इंश्योर कर रहे होते हैं कि इसके साथ साथ आपकी हेल्थ के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपकी सिक्योर रहें, वो सिर्फ उसी जगह पे शेयर हों जहां पे उनकी वाकई रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज इनका कोई कंप्रोमाइज या ब्रीच ना हो सके। और अल्लाह ना करे कि किसी भी वजह से ब्रीच हो जाता है, लाइक 100% सिक्योरिटी तो कहीं पे भी पॉसिबल नहीं होती। तो अगर, अच्छा, अटेंडेंस, अच्छा, अगर आपकी कहीं पे किसी भी वजह से अगर आपके डाटा का कोई ब्रीच हो जाता है, आपकी कंपनी की आईटी सिक्योरिटी में कोई दरार आई और किसी ने आपके डाटा को हैक कर लिया, तो कुछ एक्ट जो है ये आपसे इंश्योर करवाते हैं कि आपने उस ब्रीच को नोटिफाई करना है। किस किस को? रेगुलेटर्स को, अपने जो हायर अप्स हैं उनको, और प्लस आपके जो कस्टमर या जिनका डाटा ब्रीच हुआ है उनको, ताकि उन सबको ये पता चल सके कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक कंपनी है दराज और उसका डाटा हैक हो गया, और हो सकता है कि मैं हूं तो मैंने जो दराज पे अपना, ज़ाहिर ईमेल तो होगा, ईमेल के साथ ही पासवर्ड शेयर होके वो बन रहा होता है आपका अकाउंट, तो मैंने दराज का और जीमेल का अपना एक ही पासवर्ड रखा हुआ था फॉर एग्जाम्पल। अब अगर मुझे तो पता चल गया ना कि दराज का डाटा हैक हुआ है, उसमें से मेरा यूजर नेम पासवर्ड निकल गया और मुझे पता है कि यार वहां पे मैंने जो पासवर्ड रखा हुआ था और यूजर नेम था वही मेरा जीमेल का भी है, तो उसका मतलब है कि वो बंदा अगर ट्राई करे तो वो मेरे जीमेल में लॉग इन कर जाएगा बिकॉज सेम पासवर्ड था। अगर तो मुझे पता चल गया कि दराज का डाटा हैक हो गया तो हो सकता है मैं जाके फौरन से जीमेल का अपना पासवर्ड चेंज कर दूं, ठीक है, प्रिवेंटिव मेयर के तौर पे। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं चला कि दराज का डाटा लीक हुआ है, दराज ने शो ही ना किया, छुपा लिया इस बात को, ठीक है, तो मुझे तो पता नहीं होगा, लेकिन उधर से हैकर जब रीड आउट करेगा तो वो देखेगा ओके a@b.gmail.com आ रहा है, उसका ये पासवर्ड है ABC123 है, तो मैं इसको ट्राई मारूं जीमेल में लॉगिन करके तो शायद हो सकता है वो लॉगिन हो भी जाए, क्योंकि मैंने गलती से दोनों जगह सेम पासवर्ड रखा हुआ था। तो इसलिए ब्रीच नोटिफिकेशन अगर किसी भी वजह से कोई इशू हो जाता है तो बहुत सी कंट्रीज में लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपने ब्रीच नोटिफिकेशन जरूर देना है। अगर आप वो नहीं देते तो उसकी एक आपको अलग से पेनल्टी पड़ती है। अगर तो आपने ब्रीच नोटिफिकेशन दे दिया तो ठीक है, वो असेसर्स आएंगे, वो देखेंगे कि इस काम में आपका कसूर कितना है और हैकर की टेक्निकलिटीज कितनी थी। अगर आपने अपनी तरफ से सारे सिक्योरिटी कंट्रोल इंप्लीमेंट किए हुए थे और स्टिल किसी वजह से हैक हो गया तो आपके ऊपर कोई ऐसा एक इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज आपने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई थी, फायरवॉल भी लगाई हुई थी, सिक्योरिटी कंट्रोल भी लगाए हुए थे। अब हैकर ही को हाई लेवल का आ गया तो उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने ब्रीच का नोटिफिकेशन इशू ना किया, रेलेवेंट अथॉरिटीज को या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में जो जो चीजें लिखी हैं उसके मुताबिक आपने ब्रीच का डिस्क्लोजर ना किया, तो उसके ऊपर आपको एक अलग से पेनल्टी पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना अभी लेक्चर खत्म करते हैं। इसके बाद प्राइवेसी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स हैं, इनको हम अपने लैब के शुरू वाले हिस्से में देखेंगे और फिर अपनी आज की जो लैब है उसको क्लियर करेंगे आफ्टर नमाज 2:30 बजे। बताएं। देखो, पीआईआई सबसे पहले तो क्या होती है, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। ये ज़ाहिर है आपके किसी कस्टमर के बारे में होगी या आपके एम्प्लॉयज के बारे में होगी या आप यूनिवर्सिटी है उसके स्टूडेंट्स के बारे में होगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपका डाटा हैक होता है और आपने लॉग्स देखे तो पता चला कि उस बंदे ने आपके इसको एक्सेस तो कर लिया था यूनिवर्सिटी के सिस्टम को हैक करके, लेकिन वो जो क्यूरी के लॉग आ रहे हैं उसमें उसने जो क्यूरी लगाई है वो सारी की सारी आपके उसमें थी। अच्छा, मजे की बात है, तुम्हारे सवाल का जो आधा जवाब है ना वो इसकी अगली चौथी स्लाइड में छुपा हुआ है। इससे अगली चौथी स्लाइड में यही जवाब आ रहा है। मैं आपको भी समरी देता हूँ, लास्ट में फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप करते क्या हो कि आप सेंसिटिव डाटा को और नॉर्मल डाटा को अलग अलग रखते हो, या उसको ज्यादा सिक्योर रखते हो, उसको जरा कम सिक्योर रखते हो, ठीक है ना। अब हो सकता है जब वो अंदर घुस गया ना तो पहले लेवल की सिक्योरिटी उसने ब्रेक की,
तो पहले लेवल की सिक्योरिटी में आपके कोर्स का डाटा पड़ा हुआ था, क्लास का डाटा पड़ा हुआ था कि कौन कौन से कोर्स ऑफर हो रहे हैं, कौन कौन सी बीएस एमएस की ऑफर हो रही हैं क्लासेस यहाँ पे, ठीक है। वो उसने स्टडी कर लिया। अब उसने कहा यार मैं देखूं स्टूडेंट कौन कौन से हैं यहाँ, स्टूडेंट वाले टेबल में जाने लगा तो स्टूडेंट के टेबल पे सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी लगी थी, वो उसने ब्रीच नहीं कर सका। तो क्या पीआईआई लीक हुई? नहीं हुई ना, ठीक है। इस सूरत में आपकी वो रिक्वायरमेंट कम पड़ जाएगी, क्योंकि आपकी पीआई तक वो पहुंच ही नहीं पाया ना, उसको आपने अलग से रखा हुआ था, सिक्योर रखा हुआ अलग से करके रखा। लेकिन ऐसा बंदा जिसने सारी एक ही जगह पे रखी हुई थी, अलग अलग कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई थी कि यार पीआईआई वाले रेलेवेंट टेबल के ऊपर अलग से हो और नॉर्मल वालों के अलावा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हो। उसका पहली लेयर थी, हमने पढ़ा था डिफेंस एंड डेप्थ, पता है ना, याद है डिफेंस एंड डेप्थ? उसमें हम कहते थे यार 3-4 कैटेगरियां लगा दो ताकि पहली अगर ब्रीच हो जाए तो अगली में जाके फंस जाए, अगली से ब्रीच हो तो अगली में जाके फंस जाए, तब तक आपको आइडिया हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल लेवल रखे हुए थे तब तो आपका पीआईआई ब्रीच नहीं हुआ तो बच गया ना। तो नॉर्मली पीआई को आप थोड़ा पीछे रखते हो सिक्योरिटी की वजह से। अगर एक ही लेवल था तो ब्रीच हो गया तो फिर आपका क्या, ऐसे पता चलेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? सारे हो गए? तो ठंडा से गाने बड़े मस्त हो यार तुम लोग, सर मोस्टली हैं? सर पेपर में घुमा के पूरी जगह अच्छा अब मुझे बताओ कि ये तरतीब से लिख दिया करो फिर मुझे यार, 1 से लेके 20-30 तक। अब मुझे वहां लगाते हुए पहले मैं नीचे जाता हूँ ऊपर ये देख के लगाते हो? मिसिंग तो नहीं है? क्वालिटी चेक कर लूँ किसी दिन तुम्हारा, है? कम तो कभी भी नहीं होंगी, ज्यादा हो सकती है। कभी ऐसा हो सकता है कि कम हो, मतलब अगर एक को भी तुम्हारे पे शक होता कि इसने कम लगाई है ना, तो सारे कहते मेरी लगाई है, मेरी लगाई है, मेरी लगाई है। हम्म। चलो ठीक है बेटा, अपना 2:30 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी लैब में।